बायोलॉजी के देखो 6 ATP सेशंस हो चुके थे, ठीक है, 6 ATP सेशंस जिन्होंने अटेंड किए हैं। अब हम उनसे बात कर रहे हैं जिन्होंने वो 6 अटेंड कर लिए हैं ना। और अगर किसी ने वो 6 सेशंस टोटल अटेंड नहीं किए हैं, तो मैं वो 6 के 6 सेशंस आज यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगा। उससे आसानी होती है, सबको अलग अलग लिंक नहीं भेजना पड़ता, बच्चे जो है ना, मेरे लिए भी आसानी हो जाती है। तो वो मैं 6 के 6 सेशंस जो हुए थे हमारे बायोलॉजी के स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, वो सारे आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे बाय टुनाइट इंशाल्लाह ताला। तो जिसने जैसा जो सेशन मिस किया है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है ये कि आप वो सेशन देखें। क्योंकि अब जो हम टाइम है ना बेटा, याद रखो एटीपी करते हुए आपको ये रियलाइज तो हो गया कि एटीपी कोई लर्निंग वाला पेपर नहीं है, बल्कि इसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस, बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। और कुछ आपको मैं हैंड आउट भी, अभी मेरी क्लास खत्म होगी और आपको हैंड आउट मिल जाएगा, या मैंने भेज दिया था क्या? हैंड आउट एटीपी के लिए भेज दिया था। हम्म। सर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कैसा हैंड आउट नहीं था? सर, वो एक्सपेरिमेंट्स वाला नहीं भेजा था आपने, आप कह रहे थे। एक्सपेरिमेंट वाला भेजा था सर? क्या कह रही है? नहीं भेजा था? नहीं सर सर, नहीं, नहीं नो भेजा सर। था। नहीं सर, हाँ, नहीं भेजा सर। बस। तो मैं वो जो देखें, एक तो एटीपी वो पता नहीं दो चार लड़के हैं, अल्लाह इनको जजाय खैर दे, जो मुझे जो है ना वो दुआओं के नाम पे, कौन था बेगैरत जो मुझे मैसेज कर रहा है, सर पेपर अच्छा हो गया, आपकी 4 शादियां हो जाएंगी। ये दुआ दे रहे हो तुम, बददुआ दे रहे हो? कौन था ये जलील आदमी जो मुझे हर पेपर के बाद ये मैसेज कर रहा है? ये मुझे जाबिर अली असलम या तलहा में से कोई सर एक था, सर मुझे मैंने भी नहीं याद नहीं आ मैसेज रहा। किया आपको सर, आप मैंने तो जाबिर, रिकॉर्डिंग्स के लिए मैसेज किया था। जाबिर, अस्सलाम सर जाबिर। मैंने वालेकुम। तो सीधे मैसेज किया था कि सर पेपर अच्छा हुआ और इजी आया था, बस मैंने तो ये बोला। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, फिर ये जाबिर होगा यकीन। तो शर्म नहीं आ रही तुम? ये तुम मुझे ऐसी 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 ब्लेसिंग्स दे रहे हो मुझे, हैं? खैर। तो अस्सलाम बहरहाल वालेकुम। अब, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहमद काकड़ आ गया। अरे भाई, अहमद काकड़ का ऑडियो मैसेज मैंने सुना कि अहमद काकड़, यू आर अमंग वेरी फ्यू ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर के बाद आने के बाद बहुत देर के बाद ये बताया कि आधा पेपर आप छोड़कर आ गए। क्यों भाई, छोड़कर कैसे आ गए आप पेपर? सर जी वो टाइम मैनेज नहीं हो रहा। मैंने ये बार बार आपको बताया कि एटीपी चाहे केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो या फिजिक्स का हो, उसकी जो स्कोरिंग है ना, वो आपकी लर्निंग से ज्यादा आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करती है। मैं आपको जो टैक्टिक्स बताता हूँ वो अगर आपको याद ही नहीं होंगी तो आप बहुत स्ट्रगल करेंगे। देखो, एटीपी में कोई भी टीचर अलग से नोट्स नहीं लिखवाता, हम लिखते चले आ रहे थे। अभी भी मैं आपको एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग के बहुत सारे सैंपल जो आपके सिलेबस के हैं, वो सारे आपको मैं दे दूंगा, ताकि उसको आप एक एक बार रीड करें। और उसी मॉडल पर होंगे वो सारे सैंपल्स, याद रखें। अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन जो हुआ, लेट मी टेक यू टू दी लास्ट सेशन वी हैड ऑफ बायोलॉजी एटीपी। तो मैं कुछ याद, बेटा माइक्स बंद रखें, ये जिसकी माइक की डिस्टरबेंस आ रही है ना, फिर ये टेम्पो खराब होता है क्लास का। तो अगर मैं आपको लेकर चलूं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वाली क्लास में, मेरी स्क्रीन आना शुरू हो गई या नहीं? नो सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं आई। नो सर। अभी आ जाएगी जी। अब आ रही? नो, ये सर आ रही है अब। जी सर। ओह, ओह तो मेरे बच्चे, हम लोगों ने, अरे अंबर की आवाज आई मुझे। अंबर, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? तुमने पेपर के बाद कुछ बताया नहीं। तो जो बच्चे बताते नहीं है ना, उनके बारे में मैं छोड़ छाड़ के तो नहीं आ गई? नहीं नहीं सर, सब करके आई हूँ। सब करके आई हो? सब सही करके आई हो? सब करके आई हूँ, सही का नहीं पता, लाइक कुछ क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े मुझे लग रहे डाउटफुल है। अच्छा, चलें। अभी अलग अलग बात करने का मौका नहीं है, तो अलग से बात करेंगे। उसूली तौर पर आपको बताना चाहिए था, आपके ग्रुप के तकरीबन सारे बच्चों ने डिटेल में अलग से मैसेज किया, आपका मैसेज नहीं आया, लामिया का मैसेज नहीं आया। तो ये मुनासिब नहीं है। अब टीचर की भी आस लगी होती है कि बच्चे बताएंगे। सर चलिए, वो तो अगली दिन एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री का था, इसलिए नहीं बता पाई थी। ठीक है ठीक है ठीक। चलो, एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग का जो बेटा लास्ट सेशन हमारा हुआ था, अगर आपको याद हो, तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि आपको इस एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग के लिए पहले तो चंद ये बेसिक एपरेटस का पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो 5 to 6 मार्क की प्लानिंग के क्वेश्चंस होंगे, और उसमें एपरेटसेस का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर मल्टीपल केमिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको मल्टीपल रिएजेंट्स के बारे में बताया था। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन, जो मैंने पहले कहा कि अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में एब्जॉर्ब कर रखी है, तो आपके पास रॉ जो टूल्स है ना, टू टू क्रैक एनी क्वेश्चन, वो तो ऑलरेडी ऑलरेडी है।
ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट्स को हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया था, एक तो फूड टेस्ट से, और फूड टेस्ट को मैंने बहुत बेसिक से पैटर्न में कवर किया था कि जब आप फूड टेस्ट करते हैं तो क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से एपरेटसेस का जिक्र हो रहा होता है, कौन से रिएजेंट्स होते हैं, क्या कलर चेंज होता है। और एक बात मैंने बार बार मेंशन की थी कि जब आप एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग कर रहे होते हैं तो याद रखें यू आर राइटिंग अ रेसिपी, रेसिपी का रिजल्ट क्या होगा ये आपने नहीं लिखना होता, ठीक है। इसलिए हमने आखिर में जाके ऑब्जर्व द रिजल्ट्स पे बात खत्म की थी। ऑल्दो फॉर रिवीजन हमने इसके रिजल्ट्स बताए थे, बट एक्सपेरिमेंट जब आप प्लान कर रहे होंगे एक्चुअली तो आपको रिजल्ट्स बताने की जरूरत नहीं होती है। प्रोटीन टेस्ट हो गया, एथेनॉल टेस्ट हो गया, रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बॉइलिंग वाला पॉइंट आता है एक्स्ट्रा, जो कि बच्चे यूजुअली मिस कर जाते हैं। इसी तरह से फिर उसके बाद हमने स्टार्च के ऊपर बात की थी कि यार स्टार्च को अगर एक्सट्रैक्ट करके टेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ये एक अलग टेस्ट था। फिर ये वो पार्ट था जिसके बेसिस पर हम किसी भी सिनेरियो का एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं, जिसको हम डिजाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखने का मार्क होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल लिखने का मार्क होता है, कंट्रोल के बारे में बताने का, ठीक है, डेटा रिकॉर्ड करने का, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का, रिलायबिलिटी का, रिस्क का। अगर आप इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं इन जनरल तो फिर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट अच्छे से प्लान कर सकते हैं। याद रखें ओ लेवल्स है, ये टेक्निक तो A2 तक चलती है, A2 में भी प्लानिंग का एक पेपर होता है जो एक्चुअली मुश्किल होता है, बट अगर A2 का बच्चा भी अगर हम देखें ना तो वो भी इसी लाइन ऑफ एक्शन को जब फॉलो करता है तो ही और शी विल एंड अप स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स। ओ लेवल में तो बहुत ही बच्चा और बहुत ही हलवा सीन है, ठीक है ना। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, 6 मार्क का सवाल आपके पेपर में डेफिनेटली होगा जो कि एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग से रिलेटेड होगा। अब आपका जो पेपर आने वाला है आज हम इंशाल्लाह हम लेटेस्ट कुछ पेपर्स आपको कराएंगे और कुछ पेपर्स मैं आपको होमवर्क पे दूंगा। अगले 2-3 दिन में मिलाकर कोई 8 से 10 पेपर हमने करने, 8 से 10 पेपर्स मोर देन इनफ होंगे अलोंग विद ऑल द इंफॉर्मेशन जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। और आपको ये रियलाइज करना है कि स्कोरिंग करने का तरीका क्या है, आप रट कर नहीं जा सकते कुछ भी, स्कोरिंग का पैटर्न समझना पड़ेगा ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, जो हमारा ये जो नया पैटर्न आया था ना इसमें एक अदर और प्लानिंग में एक चीज ऐड हो गई थी जो कि जिसका जिक्र हमारे नॉर्मल सिलेबस में नहीं होता है। फूड टेस्ट तो हमारे नॉर्मल सिलेबस में भी है ना, और इसके अलावा जो एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग बाकी आती है ये भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के थ्रू यूजुअली पूछी जाती है, जैसे थर्मो रेगुलेशन के बारे में आ गया, फोटोट्रोपिज्म के बारे में आ गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के बारे में, इस तरह की चीजें आती हैं। लेकिन यहां पर अगर हम आ जाएं तो एक चीज है जो कि आपके लिए मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा, किसी रीसेंट पेपर में भी आई है और मैं बता दूं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड प्रिपरेशन, ठीक है। ये करने के बाद फिर मैं आपको आज के पहले पेपर पे लेके चलूंगा और हम आने वाले दिनों में एक एक दो पेपर्स जो है मेरे साथ आप करेंगे, कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा, बस वो आपने तरीके से करना है और जो नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा वो आपने करने हैं। इंशाल्लाह बायोलॉजी का एटीपी अच्छा हो जाएगा। एटीपी इज नॉट गोइंग टू बी अ रियली डिफिकल्ट पेपर, इट इज गोइंग टू बी एन इजी पेपर प्रोवाइडेड कि आप मेंटली प्रिपेयर है उसके लिए। हुआ बना लोगे तो परेशानी हो जाएगी। बेटा एक सवाल आ जाएगा जो कि आपके स्पेसिमेन, हाँ याद आ गया मुझे, स्पेसिमेन पेपर में इस बात का हमें इंडिकेशन मिलता है कि अलोंग विद फूड टेस्ट, अलोंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग, क्योंकि माइक्रोस्कोप और मैग्निफिकेशन तो आपके सिलेबस में है ना, मैग्निफिकेशन के ऊपर तो आपके सिलेबस में क्वेश्चंस पहले भी आते हैं, तो आप उससे रिलेटेड एक नया एंगल जो हमें स्पेसिमेन पेपर से देखने को मिलता है जो कि आपके सिलेबस के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसमें ये चीज ऐड हुई, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड प्रिपरेशन। दिस वेरी इजी, 3 to 4 मार्क के लिए पूछी जाएगी, लेकिन पता ना हो तो आप नहीं कर सकते। एग्जामिनर आपसे कहता है, कहेगा कि फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर कहेगा कि अनियन पील की या अनियन के अलावा लीफ की कोई स्लाइड प्रिपेयर करके दिखाएं, ठीक है। अगर आप कभी अपने स्कूल गए हों तो स्कूल में आपने देखा होगा कि इस तरह से जब आपको माइक्रोस्कोप में कोई स्पेसिमेन ऑब्जर्व करना होता है तो इस तरह से एक ग्लास की स्लाइड होती है। किसी ने देखी है स्कूल में माइक्रोस्कोप में अगर कोई स्पेसिमेन ऑब्जर्व किया हो स्कूल में? Yes, प्राइवेट sir. बच्चों ने तो नहीं देखा होगा, बट वो ग्लास स्लाइड होती है और ग्लास स्लाइड के ऊपर ऐसे करके कवर स्लिप लगी हुई होती है और आप क्या करते हो, यहाँ पर सेंटर में स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन कहते हैं जो ऑब्जेक्ट है जो आपको देखना है, और आप फिर से माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे, माइक्रोस्कोपिक स्टेज पे रखते हो और फिर उसको उसके लेंसेज को सेट करते हो और सेट करके जो भी स्पेसिमेन होता है उसे ऑब्जर्व करते हो। तो मैं ही बताना चाह रहा हूं कि ये तो देखो स्पेसिमेन टू स्पेसिमेन चीजें वेरी करती है, बट देयर आर सम स्टैंडर्ड स्टेप्स जो किसी भी स्लाइड को प्रिपेयर करते हुए किए जाते हैं, एंड यू आर सपोज टू रिमेंबर ओनली दो स्टेप्स। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, 3 to 4 मार्क की डिस्कशन है, जल्दी से सुन लीजिए। सबसे पहले याद रखें कि जब आपको एग्जाम में कोई भी कह रहा है, पोटैटो की स्लाइड बना लो, अनियन की स्लाइड बना लो,
ठीक है, अनियन पे स्लाइड बना लो, पोटैटो की स्लाइड बना लो, लीफ की स्लाइड बना लो, फलां की स्लाइड, कोई भी, ब्लड की स्लाइड बना लो, कोई भी। ठीक है, ये मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि जो स्लाइड प्रिपरेशन के स्टेप्स हैं वो एक जैसे होते हैं। बेटा एक मिनट होल्ड करना, मेरा गेट नॉक कर रहा है कोई, प्लीज होल्ड कीजिएगा। कौन? कोई भी नहीं। जी आवाज आ रही है बच्चों? हेलो। जी सर आवाज आ रही है। ओके, अच्छा जी, तो क्या बन रहा था? हाँ, तो बेटा सबसे पहले क्या करना होता है, कोई भी स्पेसिमेन होना जिसको आपको, आप क्या करते हो, आप कहोगे स्क्रैप दी स्क्रैप एक्यूरेट मुझे और वैसे ही तो थिन्स। ले रही हूँ बेटा माइक बंद करो, डायरेक्ट बेटा माइक बंद करो। मैं किसका माइक खुला हुआ है? तो पापा को देख मतलब प्लीज जैसे मैं कह रही हूँ वैसे पढ़ लो। हॉला का माइक खुला हुआ था, मैंने इनको रिमूव कर दिया एंड शी विल नॉट बी एबल टू एंटर अगेन। प्लीज माइक का ध्यान रखें। स्क्रैप द एक्यूरेट थिन स्लाइस और सैंपल ऑफ द स्पेसिमेन। देखो मैं जनरल पैटर्न में लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को हमेशा के लिए ना ये फॉर्मेट फॉलो करने का वो मिले। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर कहता है कि भाई पोटैटो की स्लाइड बनाए, ठीक है, पोटैटो पील की स्लाइड बना के उसको ऑब्जर्व करें, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई पोटैटो पील को के सैंपल को या थिन स्लाइस को स्क्रैप करें। स्क्रैप करने का मतलब स्कैल्पर से आप उसका एक थिन स्लाइस कट करें, और ये पहला स्टेप हो जाएगा। स्क्रैप द एक्यूरेट और थिन स्लाइस और सैंपल ऑफ द स्पेसिमेन। जो भी स्पेसिमेन है उसका एक छोटा सा सैंपल लेंगे, क्योंकि देखो ना स्लाइड कोई बहुत बड़ी नहीं होती, यू कैन नॉट टेक अ लार्ज सैंपल, ठीक है, द साइज ऑफ द सैंपल शुड बी स्मॉल बट एक्यूरेट एंड थिन। क्योंकि देखो माइक्रोस्कोप में अगर आप कोई बहुत थिक ऑब्जेक्ट स्टडी करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपका एक ऑब्जेक्ट है इतना थिन है और एक है जिसकी थिकनेस आपने इतनी रखी है, तो यू कैन नॉट ऑब्जर्व। अगर आप माइक्रोस्कोप को यहां से आप आई लगा के देख रहे हो और उसकी थिकनेस इतनी ज्यादा है, तो यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व ऑल द डिटेल्स। तो याद रखिए माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में हमेशा जो स्पेसिमेन रखा जाता है वो थिन रखा जाता है। सबसे पहले आपने क्या किया, स्पेसिमेन यानी जो भी स्पेसिमेन था, ऑब्जेक्ट था, उसको स्लाइस किया, उसको अलग किया। अब अलग करने के बाद सेकंड स्टेप इज वेरी सिंपल, यू हैव अ ग्लास स्लाइड, ठीक है, जिसको माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड कहते हैं। आप क्या करते हो, ये जो स्पेसिमेन है विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, फोर्सेप देखा है आपने, चिमटे जैसा होता है, फोर्सेप, विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप आप क्या करते हो, स्पेसिमेन को माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे प्लेस कर देते हो। दैट्स योर स्पेसिमेन गाइस, दैट्स योर स्पेसिमेन व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट। अनियन पील, ज्यादातर ओ लेवल में अनियन पील आ सकता है, या पोटैटो आ सकता है, या फिर कोई प्लांट लीफ आ सकता है, या ब्लड आ सकता है। 3-4 स्लाइड्स एक्सपेक्टेड है, ब्लड आ सकता है, या पोटैटो पील, या अनियन पील, या फिर लीफ। ठीक है, तो इन एनी केस आप अगर ब्लड है तो ड्रॉप ऑफ ब्लड, अगर लीफ है तो लीफ पूरा नहीं रखना है, कट अ थिन स्लाइस, स्क्रैप अ थिन स्लाइस ऑफ लीफ, ठीक है, पूरा पत्ता उठा के नहीं रख देना। तो स्पेसिमेन आपने कहां रखा बेटा, ग्लास स्लाइड पर रख दिया। ये मेंशन करना पड़ेगा यूजिंग, ये क्या है, फोर्सेप है, इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र करना है। फोर्सेप के जरिए आपने जनाब आदि उठा के इसको रख दिया। और स्क्रैप कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, उसके लिए आपके पास जो एपरेटस इस्तेमाल होता है वो होता है स्कैल्पल। स्कैल्पर, तो स्कैल्पर देखा ना डॉक्टर्स जो सर्जरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप ब्लेड भी कर सकते हैं, स्कैल्पर किसी को याद नहीं रहा वो ब्लेड लिख सकता है, ठीक है। नाइफ यूजुअली नहीं इस्तेमाल होती क्योंकि नाइफ की थिकनेस ज्यादा होती है। नाइफ इज नॉट एबल टू, अ नॉर्मल किचन नाइफ इज नॉट एबल टू कट थिन स्लाइसेस जो कि जितने ब्लेड से कट होंगे, इसलिए नाइफ यूजुअली अवॉइड करें, ब्लेड पर जाएं या स्कैल्पर पे जाएं। खैर, आपने स्पेसिमेन को स्लाइड पर रख दिया। अब स्लाइड पर रखने के बाद मेरे बच्चे अगला स्टेप, यूजुअली बच्चे मार्क लूज कर देते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ऊपर कवर स्लिप लगा दे। नो मेरे बच्चे, आपने स्लाइड पर रखा, अब स्लाइड पर रखने के बाद आप इसके ऊपर डालते हैं डाई, स्टेन कहते हैं उसे। देखो जो स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन में हर चीज अच्छे से नजर आए, इट्स इंपॉर्टेंट। बेटा ये फिर किसका माइक खुल गया है, हुस्साम आगे। मैं ऑलरेडी एक बच्चे को रिमूव कर चुका हूं, आई एम गोइंग टू रिमूव यू टू एज वेल, ठीक है। चले जी, तो स्पेसिमेन आपने डाल दिया स्लाइड के ऊपर। उसके बाद सेकंड स्टेप इज ऑलवेज गोइंग टू स्टेन द सैंपल। अब स्टेन करने का मतलब क्या होता है कि आप उस पर कोई कलर डाई डालते हैं, ऐसी डाई जो सैंपल एब्जॉर्ब करे, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी जो क्लैरिटी है वो और ज्यादा वाजे हो जाए, और ज्यादा बढ़ जाए। बात समझ आ रही है बच्चों? यस यस सर क्लियर।
ठीक है ना। तो याद रखें स्टेन करना लाजमी होता है। विदाउट स्टेनिंग अगर आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो चीजें क्लियरली विजिबल नहीं होती। तो स्टेन द सैंपल विद अप्रोप्रिएट डाई। लेट मी राइट इट, स्टेन सैंपल सर विद, जी बेटा सर अगर नहीं भी स्टेन जी बोलो करेंगे तो उससे उससे फर्क क्या पड़ेगा? वैसे भी नजर आ रहा है ना सर बेटा। माइक्रोस्कोप के अंडर। नहीं 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 मेरे बच्चे, माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोप का मकसद क्या होता है? टू स्टडी दी स्ट्रक्चर्स इन डिटेल विद क्लैरिटी। अगर आप स्टेन नहीं करते ना किसी सैंपल को, तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर जो आपको नजर आने चाहिए थे वो नजर नहीं आते, एंड आपका मकसद फौत हो जाता है। और आप चूंकि एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन लिख रहे हो तो आपने कोई जुगाड़ू काम नहीं करना है। स्टेन करना एक नंबर है। अगर 4 नंबर का सवाल आ रहा है तो पहले आप लिखोगे स्क्रैप दी थिन स्लाइस, दूसरा आ जाएगा पुट इट ऑन दी ग्लास स्लाइड, ठीक है, पुट माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड, फिर आ जाएगा स्टेन दी सैंपल। ठीक है जी, स्टेन दी सैंपल विद अप्रोप्रिएट डाई। अब जब आपने स्टेन कर दिया, अब क्या करोगे मेरे बच्चे? अब आप इसके ऊपर लगाओगे पुट अ कवर स्लिप ओवर द स्पेसिमेन इन सच अ वे, ये मैं प्रिकॉशन भी साथ ही लिख रहा हूं उसमें, रिस्क भी, इन सच अ वे that no air bubble is in between slide and cover slip। क्या मतलब? देखो बेटा, इस होता क्या है, स्पेसिमेन को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा ना कवर होती है हमारे पास, एक छोटा सा प्लास्टिक कवर होता है, और हम इस प्लास्टिक कवर को इस स्पेसिमेन के ऊपर स्लोली रखते हैं। इस तरह रखते हैं कि स्पेसिमेन और उसके दरमियान एयर ट्रैप ना हो। अब ये क्यों रख देते हैं? ताकि ये स्पेसिमेन अब प्रिजर्व हो गया, स्पेसिमेन अब फिक्स हो गया, और ये कवर स्लिप रखने के बाद स्पेसिमेन इधर उधर हिलेगा नहीं, और आप माइक्रोस्कोप में से आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो 4 मेजर स्टेप्स हो गए। सबसे पहले आप सैंपल को, थिन स्लाइस को स्क्रैप करते हो, फिर उसको ग्लास स्लाइड पर रखते हो, फिर उसको स्टेन करते हो, और उसके बाद फिर आप उस पर कवर स्लिप लगाते हो। कवर स्लिप के बारे में एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि कवर स्लिप लगाने के बाद स्पेसिमेन अगर क्लियरली ऑब्जर्व नहीं हो रहा, व्हाट कुड बी द रीजन? तो द रीजन कुड बी कि अगर आपने कवर स्लिप इस तरह लगाई कि एयर बबल रह गया इन बिटवीन, तो आपको जो इमेज है वो क्लियरली नजर नहीं आएगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अगर पूछेगा तो बताना है कि रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन विद टिश्यू पेपर। क्या है भाई, आपने जब आप जब स्पेसिमेन को स्टेन कर रहे होते हो तो जो आपका डाई होता है वैसे फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो वंस आप कवर स्लिप लगा दो तो फिर आप सफाई के लिए क्या करते हो कि कवर स्लिप के अलावा जो जगह है वहां से स्टेन को क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो, टू मेक अ क्लियर कट स्लाइड। नाउ योर स्लाइड इज रेडी टू ऑब्जर्व। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप। अब आप अपनी स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा बेटा, विजुअली इमेजिन एक्स्ट्रा वाला क्या कीजिए। था? आप, बता रहा हूं बेटा, दोबारा सुन लीजिएगा। सबसे पहले अगर आपको कोई भी स्लाइड बनाने को कह रहा है तो आप क्या कहोगे कि आप जो है वो जो भी स्पेसिमेन है उसका थिन स्लाइस कट करोगे, थिक नहीं होना चाहिए कभी भी। थिन स्लाइड कैसे कट करोगे? ब्लेड का या स्कैल्पल का इस्तेमाल करोगे। फिर उसके बाद आप उसे कहाँ रखोगे? ग्लास स्लाइड पे रखोगे, और माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड पे रखोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे? उसको स्टेन करोगे। स्टेन क्यों करते हैं? ताकि उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो और बेहतर हो जाए, कंट्रास्ट उसका और अच्छा हो जाए, उसकी जो रेजोल्यूशन है वो और अच्छी हो जाए, ताकि स्ट्रक्चर अलग अलग नजर आए मेरे बच्चे। उसके बाद आप आगे चलते हैं, तो आगे आप क्या करेंगे? हादिया माइक बंद करो, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी रिमूव बेटा। उसके बाद आप, हाँ एएस में प्रैक्टिकल होता है ये वाला बेटा। उसके बाद आप क्या करते हैं? कवर स्लिप लगाते हैं, और कवर स्लिप लगाते हुए यू नीड टू मेक श्योर कि कोई एयर बबल ट्रैप ना हो जाए इन बिटवीन कवर स्लिप एंड द स्लाइड। एंड उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा स्टेन अगर स्लाइड पे गिरा हुआ है, इधर उधर एक्स्ट्रा स्टेन गिरा हुआ है, तो फिर आप उसको टिश्यू पेपर से क्लियर कर देते हैं। एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व द स्पेसिमेन, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप। अब आप स्लाइड को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर लेंगे। इज एवरीबॉडी क्लियर इन माय क्लास? दिस इज दी, सर these एक्स्ट्रा are the स्टेन, steps Yes, to sir. prepare a Yes, microscopic। जी बेटा, एक्स्ट्रा स्टेन किधर आएगा ये? लाइक बेटा अगर हम, स्टेन जो नॉर्मली हम कर रहे होते हैं ना, स्पेसिमेन छोटा सा होता है। अब अगर हम जी एक ड्रॉपर से भी ड्रॉप भी डालते हैं ना तो वो ड्रॉप फैल जाता है। तो जब हम कवर स्लिप लगा देते हैं तो जो भी कवर स्लिप के अलावा जगह पर स्टेन होता है, ठीक है ना, उसे हटा देते हैं, उसे टिश्यू पेपर से साफ कर देते हैं, ताकि बस स्टेन वाला जगह इतनी वाली रहे, बाकी क्लियर हो जाता है। बाकी क्लियर कर सर देते हैं, हम टिश्यू पेपर से साफ कर देते बस हैं। सही जी है, बेटा ठीक है सर। सर ये हमें कैसे बोलिए। पता चले सर हमें कैसे पता चलेगा कि बबल है, क्योंकि बबल तो ट्रांसपेरेंट होता है। बबल नजर आएगा भाई क्या कह रहे हो? अभी जो टेस्ट ट्यूब, ब्यूरेट,
इन सब में बबल, या कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ में बबल होता है, अगर आ रहा हो तो नजर नहीं आता क्या? एयर बबल दिखता है भाई, क्या कह रहे हो? एयर बबल आपको नजर आएगा, एयर बबल आपको नजर आएगा जब आप स्ट्रॉ में कभी कोल्ड ड्रिंक पीकर देखें या बॉटल को हिलाएं तो बबल्स बनते हैं, तो नजर नहीं आते क्या? ओके बबल सर। नजर आएगा आपको, ठीक है बेटा। ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड प्रिपरेशन क्लियर हुई है? सॉरी, कम अगेन। सर डाई कोई से भी कलर का डाल सकते हैं। देखो, डाई का नाम आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। डाई का नाम आपके, वैसे मैं आपको हीमोफिलिन डाई, हीमोटॉक्सिलिन डाई, डाई का नाम नहीं है। यू नीड टू राइट सूटेबल डाई ओनली, ठीक है। कलर वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे डाई क्यों करते हैं, स्कैन क्यों करते हैं, तो आप बोलेंगे टू ऑब्जर्व द स्पेसिमेन विद मोर क्लैरिटी और कंट्रास्ट, उसका बेहतर हो जाता है। सर डाई का नाम आप नहीं लिखोगे बेटा प्लीज, अनलेस अंटिल एग्जामिनर आपको ये बता दे कि फला डाई इस्तेमाल हो रही है, फिर आप रेफरेंस के तौर पर इस डाई को यूज करेंगे। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर हम फर्स्ट करें, उन्होंने कहा कि हमें स्टार्च को देखना है, क्या कहते हैं उसके अंदर, तो उसको हम फिर स्टार्च में वही आयोडीन वाला हाँ, फिर आयोडीन को आयोडीन यूज आ करेंगे जाएगा। ना? जी बिल्कुल, फिर आयोडीन आ जाएगा। ठीक है सर। जी लामिया, आप क्या पूछ रही थी? लामिया, आपकी बात समझ नहीं पा रहा मैं, पता नहीं क्या कह रही हैं आप। किसी और ने समझी? नहीं चले, सर। क्लियर हो गया है? नो चलो सर। मेरे बच्चे, अब आ जाते हैं मेरे बच्चे, चलते हैं हम अपने पहले पेपर की तरफ। आज हम मिलकर एक पेपर अटेम्प्ट करेंगे, पहली दफा पूरा फुल स्केल पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, और आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि एटीपी बहुत चिल्ड पिल एटीट्यूड से बैठ के करना होता है। जो घबराएगा वो जाएगा, जो कॉन्फिडेंट होगा वो इंशाल्लाह अच्छा करके आ जाएगा। टाइम बहुत होता है, सर 1 घंटा एटीपी। जी बेटा बोले, दरमियान में एक सर वाला कौन जाग जाता है जब मैं आगे बढ़ता हूँ, बोलो। सर अगर हम बायो के मतलब आईजीसीएसई के अगर मतलब 3 इयर्स के 2021 2022 एंड 2023 के पेपर्स कर लें तो तैयारी हो जाएगी इसकी ना आईजीसीएसई के लिए? बेटा एटीपी के लिए तो आप 3 साल के अगर कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो कुछ आपको असल में देखो, एटीपी में कितने साल की प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे ज्यादा मैटर करता है कि वो चीजें जिसपे मार्क मिलते हैं और वो चीजें जिनपे मार्क डिडक्ट होते हैं, क्या वो आपको पता है? अगर वो आपको पता है तो फिर आप मार्क्स स्कोर कर लेंगे। अगर, इसीलिए मैंने कहा कि जो 6 सेशंस एटीपी के हुए हैं, खासतौर पे जो मैग्निफिकेशन और डायग्राम और ग्राफ वाले सेशंस थे, उनके अंदर बहुत बारीकी से हमने इस चीज को डिस्कस किया कि मार्क स्कोर कहाँ होते हैं और मार्क डिडक्ट कहाँ होते हैं। अगर आप स्कोरिंग वाली जगह पर गलती करेंगे फिर थोड़ी मार्क बनेंगे, चाहे 10 साल के पेपर करके जाओ। चलो जी मेरे बच्चे, अब हम करने जा सर रहे हैं वन ऑफ द सर मोस्ट। आप जी जी मुआविया बोले। सर आप वो लिंक जो सर जो आप वो लिंक जो 6 रिकॉर्डिंग्स की थी ना वो भेज देना ग्रुप में ताकि फिर हम देख सकें। आप कहाँ थे जब लाइव सेशन हो रहे थे, तो कहाँ थे आप उस दौरान? सर मैंने जब सर लाइव से, क्लासेस नहीं ली थी सर। मैं पहले वो थ्योरी देखो ना, मैं अब पहले थ्योरी उसूली तौर पे तो फिर, वो करा था। तो मैं वही वही कह रहा हूँ ना, उसूली तौर पे तो फिर ये बादशाहत में आपको सजा होनी चाहिए। जब आपका मूड होगा आप क्लास छोड़ दोगे, फिर जब आपका मूड होगा आप वापस आ जाओगे, तो ये तो गलत बात है ना यार। जब लाइव सेशन में अच्छा मौका था तो क्यों छोड़ दिया आपने उसको? बेटा ये तो गलत है। हालांकि मैं तो आपको दे ही दूंगा, मैंने क्लास के शुरू में भी कहा कि जो है वो चीजें मिल जाएंगी। चले बेटा, शुरू करने जा रहे हैं। कोशिश करें पेपर के अलावा कोई बात ना हो दरमियान में, वरना टाइम नहीं है। 1 घंटे का पेपर है और पहला पेपर कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं 1 आवर 30 मिनट्स भी लग जाए। आधा घंटा ऑलरेडी गुजर गया, तो इसलिए डिसिप्लिन रहना है। लर्निंग सबने करनी है और मिलकर करेंगे, डिस्कशन करके करेंगे। तो पेपर आपके पास 40 मार्क का होता है, या तो आपको एक क्वेश्चन मिले, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी पेपर हो आपको 3 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम आपको 3 क्वेश्चन का। जी मरियम बोले। अच्छा, एक चीज का और ख्याल रखें, दरमियान में ऐसी धड़ करके कोई भी, अभी दरमियान में भी किसी और बच्चे की भी आवाज आई थी, हैंड रेस कर लिया करें और उसके बाद अपनी टर्न पर बात किया करें, ताकि मेरी बात दरमियान में इंटरप्ट ना हो जाए। ठीक है जी, प्लीज हैंड रेस करने वाले पे जाएं, दरमियान में ना जो है ना वो पूरा करें, फिर बाद सर में वो मेरा अच्छे। माइक गलती से खुला रह गया था, सॉरी मैं कुछ बोल नहीं रही थी। चलें, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम हमारे पास 2 क्वेश्चन होते हैं, मिनिमम सॉरी 2 क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको कैलकुलेशन भी मिलेगी, मैग्निफिकेशन भी मिलेगा, इसमें आपको ग्राफ भी मिलेगा, इसमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग भी मिलेगी। यू विल हैव एवरी फ्लेवर। ठीक है, लेट्स सी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया बेटा, ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, एटीपी में याद रखें कुछ गोल्डन बातें मैं आपको बताऊं, आपको काम आएंगी अगर आप करें। ऑलवेज underline while reading,
जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो बातों को अंडरलाइन करते जाएं, क्योंकि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर अंडरलाइन भी नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको बार बार दिमाग कैच नहीं कर पाता कि कौन सी बात पीछे से हमने यूज करनी थी, क्योंकि इंफॉर्मेशन में गिवन थी। लॉट ऑफ टाइम अनसीन सिनेरियोज होते हैं, आपके लिए नए सिनेरियोज होते हैं, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन होती है। दूसरा, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। ये दो बातें आपने फॉलो जरूर करनी है। आप कम से कम 2 बार क्वेश्चन पढ़ें, इससे आपको जो है वो थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एग्जामिनर क्या बात कह रहा है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। सो ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ओके, वी ऑलरेडी नो दैट। थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी आपकी आ रही है। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ऑल डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट सुक्रोज। ठीक है ना। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। डू वी नो दैट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज होता है? एंड व्हाट इज द कलर चेंज? रिवीजन भी करते चले जाते हैं। बेनेडिक्ट का कलर, बेनेडिक्ट का अपना कलर क्या होता है? ब्लू ब्लू। सर, एंड जब कलर ब्रिक चेंज रेड, कलर चेंज आता है तो क्या आता है? ब्रिक रेड, ग्रीन टू येलो टू ऑरेंज टू ब्रिक रेड। और इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था, बी फॉर बेनेडिक्ट, बी फॉर ब्लू। ठीक है, ये बेनेडिक्ट का कलर हो गया। और ये जो ट्रैफिक सिग्नल होता है वही वाली सीक्वेंस है, ग्रीन येलो, दरमियान में रेड से पहले ऑरेंज भी आ जाता है। और ये कलर होता है डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। एट मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर यू विल हैव ग्रीन कलर, एंड एट मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर यू विल हैव रेड कलर। ठीक है, तो जैसे जैसे कलर डार्क हो रहा है, इट मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, इफ इट इज ब्लू ब्लू इट मींस देयर इज नो रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, चले। डिस्क्राइब हाउ वुड यू यूज। ओके, देखो पहले ही वो फूड टेस्ट आ गया। क्या हमने फूड टेस्ट किया हुआ है पिछले सेशन में? यस। डिस्क्राइब हाउ वुड यू यूज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टू टेस्ट फॉर अ रिड्यूसिंग शुगर इन सम फ्रूट जूस। एक फ्रूट जूस आपको दिया हुआ है। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं ना इसका जुगाड़, कि इमेजिन करो कि तुम ये कर रहे हो तो कैसे करोगे, या इमेजिन करो कि तुम मेथड लिख कर दे रहे हो किसी दूसरे स्टूडेंट को करने के लिए, तो कैसे लिखोगे? आगे क्या कहता है? इंक्लूड अ सुटेबल सेफ्टी प्रिकॉशन इन योर आंसर। आपने सेफ्टी प्रिकॉशन भी इंक्लूड करना है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ 3 मार्क है, तो याद रखो ये टेस्ट आपके पास 4 to 5 या 6 मार्क तक भी आ सकता था। 3 मार्क का मतलब ये है कि आपको ये टेस्ट बहुत सिंपलीफाई करके लिखना है। तो पहले आप सोच लो कैसे करते हैं। आप फ्रूट जूस का सैंपल लोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जूस है तो उसे क्रश करने की जरूरत तो नहीं है ना, यस और नो? जी सर ऐसा ही है। ठीक है, जूस है, जितना जूस का वॉल्यूम लोगे टेस्ट ट्यूब में उतना ही वॉल्यूम किसका डाल दो बेटा? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का। लेकिन आपको मालूम है कि बेनेडिक्ट डायरेक्टली रिजल्ट नहीं देता, तो आप क्या करोगे? उसको हीट अप करोगे। कितने याद है हमने टेम्परेचर की बात की थी? 80 to 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट अप करेंगे। कैसे हीट अप करेंगे? थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर। जब भी हीट अप करने की बात आएगी बायोलॉजी के अंदर, तो आप क्या यूज करेंगे? थर्मोस्टैटिकली, बोलो बेटा, कंट्रोल्ड वाटर बाथ। एनवायरनमेंट। थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ। थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल वाटर बाथ का मतलब क्या? एक ऐसा पानी जिसका टेम्परेचर आप मुसलसल कंट्रोल कर रहे होगे, मेंटेन कर रहे होगे 80 to 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। तो मेरे बच्चे याद करना, दिमाग थोड़ा दौड़ाना। क्या कहा मैंने? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रूट जूस होगा उसे टेस्ट ट्यूब में निकालेंगे, उसमें उतने ही अमाउंट का बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालेंगे, और क्या फौरन रिजल्ट आ जाएगा? नहीं आएगा। आपको फिर उसे टेस्ट ट्यूब को हॉट वाटर बाथ, थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ विच शुड बी इन बिटवीन द रेंज ऑफ 80 to 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें उस टेस्ट ट्यूब को पुट करना होगा। और जब आप टेस्ट ट्यूब को पुट करोगे, देन इट यू विल ऑब्जर्व द चेंज ऑफ कलर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। और फिर सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है? क्योंकि आप देख रहे हो इस एक्सपेरिमेंट में क्या इस्तेमाल हो रहा है? हीटिंग का एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है ना। आप इतना स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हो, तो हीट करते हुए प्रिकॉशनरी मेजर क्या होगा कि आप हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स पहनोगे या आई प्रोटेक्शन यूज करोगे, आंखों को बचाओगे। यस और नो? यस सर। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है जी, सर 70 to 80 नहीं था? आए लिखते हैं इसको। अब इसको लिखने का नहीं नहीं, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। चले जी, तो आप क्या करते हैं? ठीक है। अच्छा, टेक वॉल्यूम ऑफ, अब ये एक सैंपल आ गया फ्रूट जूस। फ्रूट जूस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने फ्रूट जूस का जिक्र किया है। इन अ टेस्ट ट्यूब एड इक्वल वॉल्यूम ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन in test tube and shake well. Now put the test tube
तसल्ली से लिखो बिल्कुल, इन थर्मोस्टैटिकली, ये वर्ड याद रख लो, कंट्रोल्ड वाटर बाथ above 80 डिग्री सेल्सियस टू ऑब्जर्व कलर चेंज। ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब आपने सेफ्टी प्रिकॉशन क्या करनी थी? यूज हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स, एक लिखनी है ना बेटा, हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, या आप सेफ्टी गॉगल्स पे भी जा सकते हैं। कोई एक लिखनी है तो आप एक गॉगल्स वाली भी ठीक हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? जी अनुषे कुछ कहना चाह रही है, अनुषे बोले। यस अनुषे क्विकली। कोई और कोई पूछना चाह रहा है इससे रिलेटेड? जी खदिया बोले। क्लियर है सर। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि हम बंसन बर्नर क्यों नहीं यूज करें, देन हम क्या लिखेंगे? देखो 3 नंबर में तो ये है ही नहीं ना, और अगर बंसन बर्नर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको खुद पता है कि देखो थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ से क्या फायदा होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर जाता है। जबकि अगर किसी चीज को स्ट्रांगली हीट करना हो, टेम्परेचर की उसमें कोई ज्यादा कैद ना हो, तो आप बंसन बर्नर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, लेकिन जो थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ होता है उसका फायदा क्या होता है कि आपका एक कंट्रोल्ड वाटर बाथ है ना, तो टेम्परेचर विल रिमेन इन दिस रेंज। और अगर कहीं पर जनाबे आली इसकी आप लिख देते हैं बंसन बर्नर पे रख के हीट करें तब भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन एडवांटेज क्या है कि कंट्रोल्ड वाटर बाथ में आपको कांस्टेंट टेम्परेचर देने हो, जिससे रिजल्ट आसानी से आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। चलें 3 नंबर मिल गए, सबको क्लियर है बेटा? मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस सर, क्लियर क्लियर सर। चलो ओके, सम स्टूडेंट्स वर गिवन 1% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड सम डिस्टिल्ड वाटर। कुछ बच्चों को 1% का मतलब कंसंट्रेशन है बेटा, ये कंसंट्रेशन दी हुई है, 1% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड सम डिस्टिल्ड वाटर, दे डाइल्यूटेड का मतलब उन्होंने उसमें पानी डाल के उसके कंसंट्रेशन को रिड्यूस किया टू प्रोड्यूस 5 सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस। ठीक है जी। The student tested each of the solutions they had prepared with Benedict solution. The concentration of the solution and the results of their test are shown in table 1.1. ये टेबल आपको दिया हुआ है। टेबल में क्या दिखाया हुआ है? ये ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, जब कॉन्सेंट्रेशन तो स्लाइटली ग्रीन है, 0.2 है तो ग्रीन है, 0.3 है तो येलो है, 0.4 है तो ऑरेंज है, 0.5 है तो रेड है। ठीक है जी, देखते हैं सवाल क्या पूछता है आगे। The student also decided to test the distilled water with Benedict solution. हाँ भाई, डिस्टिल्ड वाटर को भी बेनेडिक्ट से टेस्ट कर रहे हैं। राइट द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट इन टेबल 1.1। जब वाटर को टेस्ट करेंगे डिस्टिल्ड वाटर बेनेडिक्ट से, तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा? बोलो। ब्लू आएगा। कलर विल रिमेन ब्लू। बोलो बेटा, विल इट रिमेन ब्लू? यस। तो आप देखिए 1 नंबर मिल गया आपको। ओके, एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट टेस्टेड द डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर को क्यों टेस्ट किया उसने? ये मैंने आपको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया बेटा, बेहतरीन हो गया। मेरे बच्चे याद कीजिए, अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट, बेटा दरमियान में नहीं बोलो, अभी मैंने कहा था, समझाया था। मैं आपको बड़े होने के नाते समझाता हूँ तो सीखने का तो मौका है ना। फिर सर दरमियान, अभी एक बात चल रही है फ्लो में, आप जनाब उसमें मैं आपकी बात सुनूंगा। बच्चे दरमियान में बोलोगे तो किससे फायदा हो? तो लड़ने झगड़ने आर्ग्यूमेंट के लिए थोड़ी बैठे हुए हम लोग। समझ लो बेटा, बात समझो, बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम होता है, मैं बिल्कुल सुनूंगा। तो मेरे बच्चे याद रखें, जब हमने एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग की वाली बात की थी तो हमने आपको कहा था कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अक्सर आप अपने उस एक्सपेरिमेंट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ठीक है, स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या करते हैं? एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंट्रोल का मतलब जिसमें आपका जो मेजर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आप एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि जो कलर चेंज आ रहा है वो रिड्यूसिंग शुगर से आ रहा है, क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर अगर आप नहीं डाल रहे, वाटर डाल रहे हो, तो कलर चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना? तो बेसिकली दिस इज एज अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट और टू स्टैंडर्डाइज द एक्सपेरिमेंट और टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन हियर। जी बेटा, अब पूछें, कौन था जिसने दरमियान में बोलना था? बोलो सर। अब बोलो बेटा। सर ये लिख सकते हैं कि कैन द स्टूडेंट टेस्टेड द डिस्टिल्ड वाटर टू चेक फॉर कंटामिनेशन। नहीं बेटा, कंटामिनेशन तो बहुत दूर हो गया मेरे बच्चे, बहुत दूर हो गई। ये बात तो आपको सीधी सीधे याद रखें। जब भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, उसके अलावा टेस्ट आप कर रहे हैं, रिड्यूसिंग शुगर से कर रहे थे, अब वाटर डाल के कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल तो क्लास में डिस्कस किया, आप बहुत दूर की बात सोच रहे हो। तो याद रखें कि
कि जब भी ऐसा किया जाता है, या जैसे सबको कॉफी पिला रहे हैं, कॉफी का इफेक्ट देख रहे हैं हार्ट रेट पर, एक बंदे को पानी पिला रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ताकि ये पता चल सके कि जो इफेक्ट आ रहा है हार्ट रेट में वो कॉफी की वजह से ही आ रहा है या पानी में भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए याद रखें। तो इसमें जो स्टेटमेंट रहेगा एज अ कंट्रोल, आप लिख देते हैं एज अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। आप चाहे तो लिख सकते थे टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट विद मोर रिलायबिलिटी, कि जो आपका रिड्यूसिंग शुगर का इफेक्ट आ रहा है बेनेडिक्ट जो रिजल्ट दे रहा है वो रिड्यूसिंग शुगर की वजह से दे रहा है। बस सिंपल रखें, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट इज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप एलिमिनेट कर देते हो टू शो, टू प्रूव, टू प्रोवाइड एविडेंस कि जो आपको यहाँ पर रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं वो आपके रिड्यूसिंग शुगर की वजह से आ रहे हैं, वो ग्लूकोज की वजह से आ रहे हैं। जब आपने ग्लूकोज माइनस कर दिया तो रिजल्ट भी आना खत्म हो गए। ये रिजल्ट्स रैंडमली नहीं आ रहे। बहरहाल एक नंबर के ये 2 सवाल हो गए बेटा। आगे बढ़ते हैं, सबको क्लियर है यहां तक बात को? आगे चलें। अब्दुल वली, अब्दुल बासित, अदन। यस सर। चलो, दिस स्टूडेंट्स कंपेयर्ड, बड़ा अच्छा सवाल आ गया, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग में भी काम आएगा। द स्टूडेंट्स कंपेयर्ड द कलर ऑफ देयर सॉल्यूशन आफ्टर द सेम लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, स्टूडेंट्स जो थे, जो टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कलर्स को कंपेयर किया सेम लेंथ ऑफ टाइम पे। स्टेट 3 अदर वेरिएबल्स that students should have controlled to make their results comparable. मल्टीपल स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, कहते हैं 3 रिजल्ट्स ऐसे बताएं कि जिस पर जो है, जिसको वो कंट्रोल फैक्टर्स बताया था मैंने, जिसको आप कांस्टेंट रखते हो ताकि रिजल्ट्स कंपैरेबल हो। तो मेरे बच्चे आप गौर से देखें इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, आप थोड़ा रट्टा ना लगाएं। टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब में आपने फ्रूट जूस डाला था, अब दूसरे स्टूडेंट ने भी टेस्ट ट्यूब में फ्रूट जूस डाला था। तो सबसे पहले जरूरी है कि दोनों सेम वॉल्यूम ऑफ फ्रूट जूस डालें, यस और नो? सेम वॉल्यूम ऑफ फ्रूट जूस। जब भी लिक्विड इस्तेमाल हो रहा होगा याद रखें तो एक फैक्टर हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। जब भी लिक्विड रिएजेंट इस्तेमाल हो रहे होंगे तो सेम वॉल्यूम आ जाएगा, और अगर सॉलिड होगा तो सेम मास आ जाएगा। तो आप फ्रूट जूस की क्वांटिटी, अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स ने अपने रिजल्ट को कंपेयर करना है तो क्या फ्रूट जूस का वॉल्यूम सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो बेटा। अगर एक बच्चा ज्यादा फ्रूट जूस ले रहा है, एक कम ले रहा है, तो रिजल्ट डिफर करेंगे नहीं करेंगे? यस सर। बोलो। इसी तरह फिर उसमें उन्होंने बाद में क्या डाला, देखो सेकंड स्टेप में क्या डाला, बेनेडिक्ट डाला। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट भी सेम वॉल्यूम होना चाहिए। एक ज्यादा बेनेडिक्ट डाल दे, एक कम बेनेडिक्ट डाल दे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उससे भी रिजल्ट में एरर आ सकता है, कंपैरेबिलिटी रहेगी, स्टैंडर्डाइज करेंगे। उसके बाद क्या किया था, हीट किया था। तो हीट करने का मतलब क्या हो गया, हीट करने का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर जो प्रोवाइड किया जाएगा वो सब के सब 80 to 100 का टेम्परेचर ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, या 80 अबव 80 सबका टेम्परेचर डाल दो। इसी तरह एक और जो भी किसी बच्चे ने लिखा कि जो फ्रूट, वैसे तो 3 ही लिखने हैं यहाँ पर, लेकिन अगर चौथा भी लिखना होता है, जो फ्रूट जूस इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो भी सेम फ्रूट का होना चाहिए, सेम फ्रूट का जूस होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि एक भाई साहब जो है वो एक कच्चे आम से जूस बना के कर रहे हैं, एक पके हुए आम से जूस बना के कर रहे हैं, तो उसमें तो फर्क आ जाएगा। या एक जो है ना वो एप्पल जूस से कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, और एक जो है वो मैंगो जूस से कर रहे हैं, तब भी फर्क आ जाएगा। बात समझते हो? तो स्टैंडर्डाइज, वैसे स्टेप्स पे गौर करो। तो किन चीजों को हमें कांस्टेंट करना है, क्लियर है बेटा? तो हमने लिखा यस सर, क्लियर। सेम वॉल्यूम ऑफ, फ्रूट सिर्फ जूस। सेम वॉल्यूम लिख के नहीं छोड़ोगे, सेम वॉल्यूम ऑफ फ्रूट जूस, सेम टाइप ऑफ फ्रूट जूस भी लिख सकते हो। अच्छा, फिर सेम वॉल्यूम ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट शुड बी यूज, टेम्परेचर मस्ट बी अबव 80 डिग्री सेल्सियस। सेम टेम्परेचर लिख सकते हैं हम? हाँ, सेम टेम्परेचर भी लिख सकते हो, लेकिन सेम टेम्परेचर में मेंशन नहीं होता ना। सेम टेम्परेचर तो अबव ही है ना 80। यूनिफॉर्म टेम्परेचर कर लेना, यूनिफॉर्म कर ले, सेम लिख सकते हो, सेम टेम्परेचर मस्ट बी अबव 80। लेकिन ये बात थोड़ी सी ना इलॉजिकल सी लग रही है, बस अबव 80, दैट्स ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं। The students were then provided, okay, अब listen very carefully. The students were then provided with a glucose solution of X of unknown concentration. अब आपको स्टूडेंट्स को अननोन कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन दे दिया गया। They repeated the Benedict test in exactly the same way. उन्होंने दोबारा से बेनेडिक्ट टेस्ट किया। They decided that the result was yellowish orange color. कैसा कलर आया बेटा? ना येलो ना ऑरेंज, yellowish orange. Using the results in table 1.1, suggest what can you conclude about the percentage concentration of glucose in solution X. Explain how you reach to this conclusion. Okay, तो जरा टेबल 1.1 पे चलते हैं।
देखो टेबल 1.1 पे अगर आप देखें तो 0.3 पे येलो कलर है और 0.4 पर ऑरेंज कलर है, यस और नो। और यहां पर हमें yes, कलर sir. क्या मिल रहा है बेटा, येलोइश ऑरेंज, ना येलो ना ऑरेंज। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि हमारा जो दरमियान में अननोन सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इन In between. बिटवीन 0.35. 0.3 टू 0.4, यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. आप क्या बोलोगे, नहीं आप जीरो, बेटा महमूद आप 0.35 एग्जैक्टली डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यस द रेंज, आप रेंज बताओगे उसको ना, क्योंकि 0.35 कहने का मतलब तो बहुत ही एग्जैक्ट पकड़ लिया ना आपने, क्या पता 0.33 हो, तो दैट मे नॉट गो इन योर फेवर, ठीक है। द बेटर वे टू राइट, क्योंकि टेबल का रेफरेंस यूज करना है, तो आप बोलोगे concentration is in between 0.3% to 0.04% from table 1.1। कंक्लूजन एक्सप्लेन कैसे करोगे इसको, कैसे पहुंचे हम इस कंक्लूजन तक, बोलो बेटा। Sir, by the color observe. स्टूडेंट्स ऑब्जर्व इंटरमीडिएट कलर। आप देखें कलर कैसे स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया, इंटरमीडिएट है ना, बिटवीन, इंटरमीडिएट कलर बिटवीन Yellow and orange. येलो एंड ऑरेंज। आपको जो स्टूडेंट ने कलर ऑब्जर्व करके जो टेबल में बताया, दैट इज एन इंटरमीडिएट, ना वो येलो है ना वो ऑरेंज है, इट इज इन बिटवीन येलो एंड ऑरेंज। इज दैट क्लियर बेटा? जैनब, Yes, जुबैर, sir. रहना मलिक, फरिया, बराचा, अब्दुल्ला, तला, एवरीबॉडी एल्स, जोहा, अजमी, कशफ, दुजा, बिजमाली, चले ओके। द स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट। अच्छा जी, बहुत अच्छा सवाल आ गया, बहुत दिमाग खुलेगा इससे तुम लोगों के आगे सवालों के लिए। द स्टूडेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू डिसाइड द एग्जैक्ट कलर ऑफ सॉल्यूशन एक्स आफ्टर टेस्टिंग इट विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है जी, एग्जैक्ट कलर क्या है, येलोइश ऑरेंज है, ऑरेंजिश येलो है, येलो ज्यादा है कि ऑरेंज ज्यादा है, ये डिसाइड करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। सजेस्ट अ रीजन फॉर दिस डिफिकल्टी and a method which could be used to improve their confidence in deciding the color। भाई क्या डिफिकल्टी हो रही थी, सोल्यूशन एक्स का कलर क्यों नहीं डिसाइड हो पा रहा था? बिकॉज द कलर वाज Intermediate. The mix of yellow. इंटरमीडिएट एंड ओवरलैपिंग ना। कलर जो था वो ओवरलैपिंग था, येलोइश और इंटरमीडिएट था, ओवरलैपिंग था, कोई एक बात, ये डिफिकल्टी थी। अब याद रखें सोल्यूशन क्या होता है इसका, वो क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे। बड़ा आसान सोल्यूशन है मेरे बच्चे, आप कभी जाएं, नहीं रिपीट नहीं, समझ ले बेटा, समझ ले, रिपीट नहीं करना, अननोन निकालना है, अननोन में तो हमेशा ये, अगर कॉन्सेंट्रेशन वो है कलर हमेशा यही आ जाएगा। अब कॉन्सेंट्रेशन का बेहतर अंदाजा कैसे हो, चले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अगर फॉर एग्जांपल आपने, चलो दो एग्जांपल आ गई मेरे जहन में, गाड़ी पर एक कलर कराना हो, ठीक है, अपनी गाड़ी पर एक कलर कराना हो और आपके पास उसका छोटा सा सैंपल मौजूद हो, तो आप क्या करते हैं, वो सैंपल लेकर जाते हैं। अब जो अच्छा शोरूम वाला है ना, उसके पास बहुत सारे कलर्स मौजूद होंगे, वो क्या करेगा, आपके सैंपल को लेगा जो कलर आपने कराना है और कराकर आपको वो कलर मैचिंग करके दिखाएगा कि यार ये कलर बनेगा और ये देखें, कलर मैच करें, कलर मैच। या आप और आसान लफ्ज, जब आप घर पे पेंट कराते हैं, तो आप उस पेंट को कैसे सिलेक्ट करते हैं, आपको एक कलर चार्ट दिया जाता है, आप देखते हैं कलर, वो एक कलर कार्ड आता है, एक शेड कार्ड जिसको कहते हैं, और उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और कितने क्लोज कलर्स होते हैं, लेकिन कलर चार्ट या शेड कार्ड की मदद से आप एग्जैक्टली डिसाइड कर पाते हैं ना कि यार ये वाला कलर, और नीचे नाम भी लिखा हुआ होता है। तो बेसिकली जब भी आपको कलर इंटरप्रेट करने में मुश्किल हो रही हो, तो व्हाट इज द इंप्रूवमेंट यू कैन गो विद, आप क्या यूज कर सकते हो, शेड कार्ड, कलर चार्ट यूज कर सकते हो, जिसमें एग्जैक्टली लिखा हो कि भाई येलो है और येलो के बाद फिर एक और कलर बना वो जो कि आपके कलर से मैच कर रहा होगा। इमेजिन करो अगर मैं यहाँ पर टेबल ना देता आपको, बल्कि यहाँ पर मैं कलर्स दे देता दरमियान में, है जी, इस तरह से मैं कलर्स दे देता अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर कि भाई फला कॉन्सेंट्रेशन पे ये कलर है, और आपकी टेस्ट ट्यूब में आता एक एक्स कलर, तो क्या कलर चार्ट होता, तो आप बेहतर तरीके से डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा कलर आया है, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखें, इन जनरल इस तरह के सवाल आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। इंप्रूवमेंट जब कलर अंडरस्टैंडिंग में आपको इंप्रूवमेंट लानी होती है, तो आप क्या करते हैं, Use color यूज chart. कलर चार्ट फॉर कंपैरिजन। बजाय इसके कि आप टेबल से रिजल्ट निकालें, आप कलर चार्ट का इस्तेमाल करें कंपैरिजन के लिए, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि विच कलर आर यू एग्जैक्टली ऑब्जर्विंग। चले आगे चलते हैं, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट कुड यूज। अच्छा, यहां पर भी मुझे आपको सिखाना है, दिस इज समथिंग कॉल्ड डाइल्यूशन। वैसे ये तो बहुत आसान है, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट यूज 1% ग्लूकोज सोल्यूशन टू प्रोड्यूस, 1% का ग्लूकोज सोल्यूशन है और क्या प्रोड्यूस करना है, 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ
0.5% सोल्यूशन। 1% को किसमें कन्वर्ट करना है? 0.5% में। 1% को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? 0.5% में, यानी कि डाइल्यूट करना है। और कितना वॉल्यूम होना चाहिए टोटल हमारे पास? 5 सेंटीमीटर 5 क्यूब का वॉल्यूम सेंटीमीटर होना क्यूब। चाहिए। अब याद रखें कि डाइल्यूशन विल नाउ बी द कंसिस्टेंट पार्ट इन योर एग्जाम। अब ये डाइल्यूशन ना आपके एग्जाम में आती रहेगी, तो बजाय इसके कि मैं आपको यहां पर रट्टा लगवाऊं, मैं आपको इसका तरीका ही बता देता हूं कि करते कैसे। मेरे बच्चे लिसन वेरी केयरफुली। इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, यहां तो 1 से 0.5 है, मैं कहूँ आधी आधी करनी है तो आसानी से बता दूंगा, लेकिन कोई और वैल्यू आ गई तो मैं रिस्क नहीं ले सकता ना। तो समझ लीजिए इसको, मेथड इसका समझ लीजिए। इसको करते हैं फॉर्मूले से, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? बेटा आपको कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्रिपेयर करनी है? 0. बोलो भाई 5%, दैट इज योर C2। कितना वॉल्यूम प्रिपेयर करना है? दैट इज योर V2। मेरी बात समझ पा रहे हो? C2V2, जितनी कॉन्सेंट्रेशन आपको प्रिपेयर करनी है और जितना वॉल्यूम आपको प्रिपेयर करना है, दैट इज योर C2V2। एंड व्हाट इज C1? द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन, द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन। तो अब आपको इस फॉर्मूले से क्या निकालना होगा? V1। व्हाट यू कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला? लेट मी शो द वर्किंग। आपका फॉर्मूला है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। दैट्स फॉर डाइल्यूशन। जब भी आपको डाइल्यूट करने के लिए कहेगा एक कॉन्सेंट्रेशन से दूसरी कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए, यू विल यूज दिस फॉर्मूला। अब आप इसके थ्रू निकालते हो V1, C2V2 अपॉन C1। C2 कितना है बेटा? 0.5, V2 है 5 एंड ये है 1। सॉल्व करें कितना आ जाएगा? दैट वुड बी 2.5। यस और नो? इसका क्या मतलब होता है बच्चे? इसका मतलब ये होता है, वंस यू गेट V1, लिसन वेरी केयरफुली, वंस वी गेट दैट V1, इसका मतलब है कि जो 1% सोल्यूशन है ना, जो हमें 1% ग्लूकोज सोल्यूशन दिया गया है, इससे हम क्या करेंगे? 2.5 cm³ ऑफ 1% ग्लूकोज लेंगे। 2.5% लेंगे, 2.5 cm³ लेंगे 1% ग्लूकोज का, और जो रिमेनिंग वॉल्यूम है उतना क्या डाल देंगे? 2.5 cm³ ऑफ वाटर। डिस्टिल्ड वाटर। दोबारा सुन, बेट डाइल्यूशन में क्या करते हैं? पानी डालते हैं ना, तो कितना सोल्यूशन लेंगे, उसमें कितना पानी डालेंगे, इसका कैलकुलेशन हम फॉर्मूले से करते हैं। दोबारा सुन लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता, चलिए मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं। आपके पास 5% सोल्यूशन है, और 5% सोल्यूशन से आपने प्रिपेयर करना है 0.25% सोल्यूशन ऑफ 10 cm³। कैसे करते? अगर ये इस तरह की एग्जांपल आ जाती तो आप अगेन फॉर्मूला लगाते, V1 इज इक्वल टू C2V2 अपॉन C1। C2 की जगह क्या आ जाता बेटा? 0.25 इंटू 10 अपॉन 5। इसको सॉल्व करो, कितना बनता है ये? सर 0.25 into 10। 0.25 इंटू 10 डिवाइड बाय 5। सर 0.5। 0.5। तो 0.5 बन रहा है। इसका क्या मतलब होता? अगर मुझे 5% वाले सोल्यूशन को 0.25 पे लाना होता तो मैं क्या करता? 0.5 cm³ लेता यहां से, और फिर 9.5 cm³ क्या डाल देता उसमें? डिस्टिल्ड वाटर। 10 पूरा करने के लिए क्या करता भाई? 10 cm³ का वॉल्यूम तैयार करना है ना, तो इतना सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो आती होगी कि मैं 0.5 cm³ लेता अपने ओरिजिनल सोल्यूशन से, और उसमें 9.5 cm³ क्या ऐड कर देता बेटा? डिस्टिल वाटर। तो मैं 5% के सोल्यूशन को रिड्यूस कर देता 0.25 पर। दोबारा सुन लीजिए मेरे बच्चे, ये मैंने इसलिए एग्जांपल साइड में दी क्योंकि जो अभी एग्जांपल है तो बहुत आसान है, ये तो बच्चे को अगर फॉर्मूला नहीं पता हो तब भी तुक्के में कर लेगा, लेकिन आपको हमेशा के लिए सीखना है। जब भी एग्जामिनर आपको कहता है कि यू हैव गिवन अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन और आप उसको डाइल्यूट करके एक छोटी डाइल्यूटेड कॉन्सेंट्रेशन बनाए, तो डेफिनेटली आपको दो चीजें चाहिए। देखो आपके पास यहां पर एक एक्स सोल्यूशन है, एंड एग्जामिनर कह रहा है आप उसको डाइल्यूट करो। तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या होगा? कुछ अमाउंट आप यहां से लोगे और कुछ अमाउंट क्या डालोगे इसमें? डिस्टिल्ड वाटर। यस और नो? ये बात समझते हो सारे के यस सारे? सर, यस सर। जिनको नहीं आई है वो दोबारा देखें, ठीक है? प्लीज फोकस, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच इज न्यूली एडेड, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद इतना कॉम्प्लिकेटेड ना आए, बट मेरा काम है मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे? देखो अगर एग्जामिनर कहता है कि एक सैंपल आपको दिया गया है, उसको डाइल्यूट करें, जैसे कि यहां पर आया है, ठीक है, उसका हमेशा का हल सीख लो कि आप डाइल्यूट कैसे करते हो। अगर आपके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, उसे डाइल्यूट कैसे करते हो? उसमें पानी डालते हो, तो कितना सोल्यूशन लेकर कितना पानी डालेंगे उससे पता चलेगा कितना डाइल्यूशन होगा। तो अगर आपके पास यहाँ एक सोल्यूशन था जो कि लेट्स से 5% पर था, एग्जामिनर आपको कहता है कि इसको आपने डाइल्यूट करना है 2% पे, तो आपका सवाल ये होगा कि भाई मैं 2% पे डाइल्यूट करने के लिए कितना यहां से निकालूं और उसमें कितना पानी डालूं।
ये समझ आता है? कितना यहां से वॉल्यूम लूं जिसको हम V1 कह रहे हैं, और उसमें कितना मैं वाटर ऐड करूं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा, आप फॉर्मूला लगाते हो V1 इज इक्वल टू C2V2 अपॉन C1, जिससे आपको पता चलता है कि हाउ मच वॉल्यूम यू हैव टू टेक आउट फ्रॉम योर सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें यहां पर हमारा आंसर बना 2.5, इस एग्जाम्पल में आंसर बना 2.5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1% सोल्यूशन हमें गिवन है उसमें से हम 2.5 cm³ निकालेंगे, इतना वॉल्यूम निकालेंगे। और हमें कितना वॉल्यूम प्रिपेयर करना था, 5 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम प्रिपेयर करना था। तो 2.5 हमने निकाल लिया। अब इसको 5 बनाने के लिए क्या करें, कितना ऐड करें इसमें, हाउ मच शुड 2.5 वी ऐड, मजीद 2.5 ऐड कर दें ऑफ वाटर, तो हमारे पास ये 5 cm³ पूरा हो जाएगा। यस और नो? यस सर। सर ये 10 कहाँ से सर मैं आया, ये राइट साइड पे 10 वाला क्या एग्जामिनर किया आपने? बताएगा, एग्जामिनर बताएगा कि जैसे यहाँ बताया ना 5 cm³, जी एग्जामिनर सर। बताएगा कि जो सोल्यूशन आपको प्रिपेयर, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, टेंशन नहीं लो, ठीक है? मैं ओके मल्टीपल सर। एग्जांपल दे दूं, जब इतना रिस्क लिया ही है तो फिर करा ही देना पूरा। फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, अब सारे मिलके करना जिनको समझ में नहीं भी आया। आपके पास लेट से 8% सोल्यूशन है, 8% कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, एंड एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आप इसका प्रिपेयर करो 2% करो इसको ऑफ 20 cm³। ये प्रिपेयर करना है, 8% को डाइल्यूट करना है ना, नजर आ रहा है डाइल्यूशन है ये, 8% को डाइल्यूट करना है जी 2% में। सर। इज दैट क्लियर? हम हमेशा यस हाफ यस। करने के लिए नहीं आएगा। और कितना वॉल्यूम होना चाहिए आपके पास जो प्रिपेयर करें 20 cm³? फॉर्मूला क्या था बेटा, बोलो जो नहीं समझ रहे थे V1 पहले। V1 V1 इज इक्वल टू C2V2 अपॉन C1। अप्लाई करो फॉर्मूला। C2 की जगह क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, न्यू कॉन्सेंट्रेशन। V2 की जगह द वॉल्यूम विच वी आर सपोज टू प्रिपेयर, एंड कॉन्सेंट्रेशन C1 की जगह 8 आ जाएगा। सॉल्व करो, कितना बन रहा है? दैट्स 5। इज इट 5? Yes, sir. Yes, 5. sir. तो क्या मतलब हुआ इसका, मतलब समझे कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये रेल्यूशन करनी है तो मैं इसमें से कितना वॉल्यूम निकालूंगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको 20 करना है। तो 20 करने के लिए मैं इसमें कितना वाटर ऐड कर दूंगा बेटा, 15. 20 15 करने सर। के लिए मैं इसमें कितना वाटर ऐड कर दूंगा, 15 15 सेंटीमीटर क्यूब। cm³। सो जब मुझे ये डाइल्यूशन करनी होगी तो आई विल पिप इट आउट, आई विल टेक आउट 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 8% सोल्यूशन, एंड देन आई विल ऐड 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू मेक दिस रिक्वायर्ड वैल्यू। जी अब मैं सवाल लेता हूं एक एक करके। जी बेटा पहला सवाल अली अहमद उस्मानी, बोलो अली। सर ये आप डिस्टिल वाटर किस क्यों ऐड कर रहे हैं? बेटा डाइल्यूट कैसे करेंगे, पानी डालेंगे तो डाइल्यूशन होगा ना। सर उस स्पेसिफिक वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम डालेंगे जो एग्जामिनर कह रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कहता कि 30 cm³ बनाना है, तो फिर अगर ये 5 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू होती उसको फिर 25 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करते हैं ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कर। ओके सर। सर तो हम फॉर्मूले से मनाहिल, यस, फॉर्मूले से आप ये निकालते हैं कि स्टॉक में से कितना वॉल्यूम निकालना होगा जो आपको ग्लूकोज का solution वॉल्यूम दिया पता चलता है ना हमें, जी 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 उससे हम फिर उसका निकालते हैं। ठीक है। जी मनाहिल, आपका क्वेश्चन क्या है मनाहिल? जी मनाहिल बोलो। Sir, what if we have to make concentrated solution? Will we use the same formula? देखो एक तो ये कि याद रखो डाइल्यूशन जो है ना, हाँ सेम फॉर्मूला C1 निकाल लोगे, ठीक है, उससे निकाल लोगे, बट ये आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि डाइल्यूशन इज समथिंग जो प्रैक्टिकल में करनी होती है। आपको कॉन्सेंट्रेट करने के तो पानी उड़ा दो, सिर्फ गर्म करो, पानी उड़ा दो उसमें से। Okay, sir. ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है जी, बरिया का है, बोले बरिया। ये भी यही सवाल था। यही था, तो कंसंट्रेशन पे नहीं जाना है। एक एग्जांपल मैं और करा देता हूं, अगर अभी भी किसी को ध्यान में कंफ्यूजन हो। महमूद तुम्हें समझ आ गया? अगर चलो मैं आपको देता हूं ये टास्क, मैं आपसे कहता हूं वी हैव गॉट 25% concentrated solution and you are supposed to dilute it to 4% of 60 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। चलो बहुत ज्यादा मैंने चेन अतरंगी सवाल दे दिया, जरा मुझे बताएंगे कैसे करेंगे। अगर आपने एक 25% सोल्यूशन को 4% सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है जिसका वॉल्यूम 60 cm³ हो, तो कैसे करेंगे, क्या वॉल्यूम लेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे बेटा? मारिया, अनोशा, क्या करना है? V1 इज इक्वल टू C2V2 अपॉन C1। C2 की जगह 4, V2 की जगह into 60 C1 की जगह 25। आंसर क्या आ रहा है? 9.6।
तो 9.6 सिंपल मतलब क्या हो गया बेटा कि 9.6 आप इसमें से कितना वॉल्यूम बाहर निकालेंगे 9.6 सीएम क्यूब इसमें से लेंगे और 60 पूरा करने के लिए फिर 50.4 सीएम क्यूब डिस्टिल वाटर ऐड कर देंगे, यस और नो? यस सर। और क्या सिखाऊं, ये तो मैंने ए लेवल तक का तुमको सिखा दिया। ए लेवल में बच्चों को ये नहीं आ रहा होता क्योंकि वो बस वो पता नहीं क्या कर रहे होते हैं बहरहाल। तो ये पेपर मैंने कराते कराते कहीं और ही निकल गया, ठीक है जी। लेकिन बात मकसद था समझाना, क्योंकि देखो यहाँ पर आया हुआ इसका मतलब है कि दोबारा भी आ सकता है और दोबारा भी आ सकता है। और अगर ये हाफ वाला नहीं आता, हालांकि मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं हाफ वाला बोलता कि हाफ हो रही है और मैं आपको समझा देता, लेकिन मेरा काम था कि मैं आपको कोई और वैल्यू आ गई फिर क्या करेंगे, फिर आप आगे रोना मचा दोगे। ये किसका माइक खुल गया फिर से? पाँव से आपके चलिए, मरियम जुनैद को भी हमने रिमूव कर दिया क्लास से, ठीक है जी, क्योंकि सेकंड टाइम हो गया था ये सिलसिला इनका। चलिए बेटा, तो अब आप बता सकते हैं डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट कुड यूज दी 1.1%। अब तो बताना आसान है, 1% ग्लूकोज जी सर। सोल्यूशन टू प्रोड्यूस 5 सीएम क्यूब ऑफ 0.5। अब आप क्या बोलोगे, अपनी कैलकुलेशन करोगे रफ वर्क में और कैलकुलेशन करके बोलोगे, आप बोलेंगे टेक आउट 2.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1%, किसका 1% ग्लूकोज ग्लूकोज सोल्यूशन इन अ कंटेनर लिख लो, टेस्ट ट्यूब लिख लो, ठीक है, क्योंकि 2.5 सीएम क्यूब तो टेस्ट ट्यूब में भी आ जाएगा। कंटेनर वुड बी सेफ। एंड नाउ ऐड सर बीकर लिख लें 5 सीएम क्यूब ऑफ, हाँ बीकर लिख लो, डिस्टिल्ड वाटर टू मेक इट 5 सीएम सर। आवाज एट वेल, बस हो गया बच्चे। और उसके अंदर 2.5 सीएम क्यूब डिस्टिल्ड वाटर भी डाल दिया। ये वैल्यू समझ आती है बच्चे, सबको Yes, क्लियर है sir. वैल्यूज? 2.5 sir. सीएम क्यूब सर आप 1% 100 सोल्यूशन लिया सेम एंड वॉल्यूम 2.5 यूज सीएम क्यूब में करेंगे। डिस्टिल्ड वाटर डाल के, अरे पॉइंट को बड़ा मोटा लगा दिया। अरे ये देखो, अभी कोई नींद से जाग कर आया, कह रहा है सेम वॉल्यूम यूज करेंगे। अरे कैलकुलेशन की है बेटा हमने इसकी, अभी जो फॉर्मूला निकाला था V1 C2 V2 अपॉन C2, इससे जब आप कैलकुलेट करके V1 निकालोगे तो V1 2.5 आ रहा है और आपको सोल्यूशन बनाना है 5 का, तो 2.5 में कितना और डालेंगे 5 बन जाए, 2.5 ही डालेंगे ना। और जबकि मैंने यहाँ जो एग्जांपल कराएंगे उसमें डिफरेंट वॉल्यूम इस्तेमाल हुए। आप नींद से जागे क्या अभी? क्लियर है? इज एवरीबॉडी क्लियर ऑन दैट? क्लियर सर, यस सर क्लियर। चलो बेटा आगे चलना, पेपर खत्म करना है, बहुत लेट करा दिया। चले आफ्टर दिस, अब कौन है दरमियान में? जी बेटा मुआविया बोले। सर मैं पूछना हूँ कि अभी वो जो आपने अभी 9.6 उधर कराया था सर, वो इसी का मतलब आपने इसी की सोल्यूशन की थी ये जो क्वेश्चन में था? नहीं क्वेश्चन में था वो तो मैंने रैंडम एग्जांपल दी थी। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था, 1% को 0.5 में कन्वर्ट करना था। ठीक है सर। 1 को 0.5 में करना था। चले आगे चलते हैं बेटा। ओके, आफ्टर द स्टूडेंट हैड टेस्टेड द ग्लूकोज सॉल्यूशन विद बेनेडिक्ट solution, they noticed that a solid had collected at the bottom of the glass test tubes. उन्होंने क्या किया, जब टेस्ट किया तो उन्होंने देखा कि बॉटम पे क्या है, सॉलिड कलेक्ट हुआ है, ठीक है, बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे। दे डिसाइडेड that finding the mass of any solid form was another way of measuring the concentration of glucose. उन्होंने डिसाइड किया कि अगर ये मास जो सॉलिड का फॉर्म हुआ है उसे अगर हम कैलकुलेट कर लें तो मास को, तो उससे भी हमें कॉन्सेंट्रेशन का अंदाजा हो जाएगा। सजेस्ट हाउ द स्टूडेंट कुड सेपरेट एनी सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन टू ऑब्टेन इट्स मास। सिंपल है बेटा, कैसे करेंगे भाई? अगर सॉल्यूशन में कोई सॉलिड आ जाए तो क्या करते हैं? फिल्टर द सॉल्यूशन by passing through a filter पेपर। और कैसे करते हैं, देखो ये बीकर होगा, इस पर फनल लगाओगे, पहले फनल लगाओगे और फनल में ऐसे करके फिल्टर पेपर लगाओगे, ठीक है ना, बाय पासिंग थ्रू फिल्टर पेपर हेल्ड ऑन अ फनल टू ऑब्टेन सॉलिड। सॉलिड मिल जाएगा फिल्टर पेपर पर बेटा। फिल्टर दी सॉल्यूशन बाय पासिंग थ्रू फिल्टर पेपर हेल्ड ऑन अ फनल। ये बात समझ आती है? ये आपको सॉलिड मिल गया, ये आपको सॉलिड मिल गया। अब सॉलिड मिलने के बाद उसने क्या कहा था, मास भी ऑब्टेन करना है। अब कैसे मास ऑब्टेन करोगे बोलो बच्चे? सर यूज मेजरिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यूज
digital or electronic balance to measure the mass of solid. तो रेजिड्यू होगा ना Is सॉलिड? everybody clear on that point, बेटा? यस जी सर सर क्लियर। जी, रेजिड्यू होगा। यस सर। फिजा, आप बहुत पता नहीं क्या सवाल पूछ रहे हैं बेटा। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, आप कौन से रेफरेंसेस का सवाल पूछ रही हैं? आई कैन नॉट आंसर यू राइट नाउ। चलिए जी, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने अच्छा खासा टाइम लगा लिया, 6:30 पे स्टार्ट किया था। पहला क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट 40 मिनट, लेकिन वो इसलिए चला गया 40 मिनट का क्योंकि हमने डाइल्यूशन में बहुत टाइम लगाया। हमने जनाब अली यहाँ बेनेडिक्ट टेस्ट को दोबारा एक्सप्लेन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सीखा भी हमने। चले जी आगे चलते हैं। ठीक है, अब डेफिनेटली ग्राफ वाला सवाल आने वाला होगा। यस, देखो ग्राफ वाला सवाल आगे है। चले जी, कैरेट्स आर अ फूड कंटेनिंग विटामिन सी। They can be frozen to be preserved and stored. Some students measure the vitamin C content of fresh and frozen carrots. कुछ स्टूडेंट ने क्या किया है, फ्रेश और फ्रोजन कैरेट्स का विटामिन सी कंटेंट निकाला है। They then boil the carrots in water and measure the vitamin C content again. Their results are shown. देखो क्या किया है, फ्रेश का निकाला, फ्रोजन का निकाला, फिर दोनों को बॉइल किया और बॉइल करके दोबारा निकाला। तो 4 सैंपल्स है बच्चे, समझना 4 सैंपल है। देखो लिखा अभी, फ्रेश और फिर फ्रेश बॉइल्ड, फ्रोजन एंड फ्रोजन बॉइल्ड। 5.9, 3.6। आप देखो फ्रेश में ज्यादा था विटामिन सी कंटेंट पर 100 ग्राम और बॉइल करने पे कम हो गया। इसी तरह फ्रोजन में देखें 2.5 था, तो फ्रोजन में आप देखें फ्रेश से कम है। यस और नो? और फिर जब उसको भी बॉइल Yes, किया तो sir. और कम हो गया। ये चीज नजर आ रही है सबको? यस सर। कहता है Yes, sir. कंस्ट्रक्ट अ बार चार्ट। अच्छा ये वाजे तौर पर कह दिया बार चार्ट हम बनाना ऑलरेडी सीख चुके हैं। याद है आपको, चंद बातें बार चार्ट बनाते हुए ध्यान में Yes, रखनी sir. होती हैं। आप ये वाला चीज वाई एक्सिस पे लेंगे, ये वाली चीज एक्स एक्सिस पे लेंगे। बार चार्ट में बार की जो विड्थ्स होती हैं और जो गैप्स होते हैं, दे शुड बी इक्वल। ठीक है, और मैक्सिमम स्पेस हमने इस्तेमाल करना होता है, मैंने आपको बताया था। तो जल्दी से बनाने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो कि इसमें भी टाइम लगेगा। बार चार्ट सबको बनाना आता है, लेकिन चूंकि मैं पेपर में करा रहा हूँ तो इधर इधर करा ही दूं पूरा। एक्सेस, मेक श्योर आपने एक्सेस प्रॉपर्ली लेबल किए हैं। मैक्सिमम एक्सेस लेने, दरमियान में एक्सेस मत ले लेना। ठीक है, अब मेरा पेन कहां तक गलती करता है देखते हैं। अब ये पता नहीं जालिम, अच्छा ये असल में इससे मिल रहा है। चल अच्छा, ये आप देख रहे हैं डिसकंटिन्यूस होगा ना? टेक्निकल एरर। क्या चीज बेटा डिसकंटिन्यूस होगा? इस मतलब दरमियान में गैप होगा ना बार में? हाँ हाँ बिल्कुल होगा। पहले एक्सेस नहीं बनाऊं क्या? जी जी बनाएंगे। एक्सेस तो असल में ये देखो ना, ये लाइन में गैप आ जा रहा है। अच्छा, ये टेक्निकल एरर की वजह से आ रहा है गैप, आप देखे होंगे ये लाइन में गैप आ जा रहा है दरमियान में। दिस शुड नॉट बी देयर इन योर ग्राफ। ठीक है, मैं मल्टीपल टाइम ड्रॉ कर चुका हूँ, बार बार गैप आ जा रहा है। एक आखिरी बार ट्राई कर लेता हूँ। अब ठीक बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको इसलिए एक बार बना के दिखा रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो। तो जनाब सबसे पहले आपने एक्सेस ड्रॉ करने, और एक्सेस ड्रॉ करने के बाद फिर आपने लेबल करना है। लेबलिंग के नंबर होते हैं, अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं। क्या करना है मेरे बच्चे, कैसे लेबलिंग करनी है? बहुत आसान है। एक्स एक्सेस पे आप क्या लेबल करेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली उठा के लिख देंगे। विटामिन सी मिलीग्राम, पूरा लिखना है बेटा, प्रॉपर लेबलिंग करना है। लेबलिंग करने के नंबर है आपको बता चुका हूं, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन समझा चुका हूं, पर 100 ग्राम। और यहां पर क्या लिखना है, यहां पर आप जानते हैं ये कैरेट्स हैं। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यार, बता नहीं रहे तुम लोग। यस सर। यहां पर आ जाएगा आपके पास विटामिन सी मिलीग्राम पर 100 ग्राम। भाई ये तो एक्स एक्सेस पे आएगा ना। अच्छा, और यहां पर आ जाएगा कैरेट्स, यस। जो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब उसके बाद आपके पास 4 वेराइटीज है बेटा, 4 वेराइटीज है और आपको मैक्सिमम पार्ट इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो आप बिट सिलेक्ट कर लें। अब मैंने बताया था इसको चिपका कर नहीं बनाना होता, कभी भी आप यहां से शुरू नहीं कर दोगे तो थोड़ा गैप। अगर मैं पहला बार ये ले लूं, इमेजिन करो, मैं रफ इमेजिनेशन से बता रहा हूं, पहला बार ये ले लूं, फिर ये गैप छोड़ दूं, फिर दूसरा बार ये ले लूं, फिर ये गैप छोड़ दूं, फिर तीसरा बार यहां ले लूं, ये गैप छोड़ दूं, और फिर चौथा बार, तो मैक्सिमम गैप इस्तेमाल हो रहा है। यस और नो? बोलो भाई। यस सर। यस यस जी। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने पहले से अंदाजा कर लिया, और ये अंदाजा आपको भी करना है। बनाने के बाद नहीं सोचोगे,
बनाने से पहले सोचोगे कि मेरा ग्राफ पूरा आएगा या नहीं आएगा। तो मैं विड्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास विड्थ आ गई, मैं लेबल भी कर देता हूँ विड्थ को, यहाँ और यहाँ। ये पहला बार आ जाएगा, फिर उतना ही गैप छोड़ के ये दूसरा बार आ जाएगा, फिर उतना ही गैप छोड़ के ये तीसरा बार आ जाएगा, पहला बार, सेकंड बार, और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे ये आपके पास बार्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर वैल्यूज रख लीजिए। वैल्यूज कितनी है देखो, मिनिमम वैल्यू कितनी है 2.3 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5.9 है। तो आप वैल्यूज ले लें। कैसे ले लेते हैं? अगर मैं इसको 1 रख लूं, इसको 2 रख लूं, इसको 3 रख लूं, 4 रख लूं, 5 रख लूं, 6 रख लूं, अगर मैं ऐसे करता हूं तो मुझे ग्राफ कितना इस्तेमाल हो रहा है मेरा? मोर देन हाफ ऑफ द ग्राफ इज यूज्ड, यस और नो? जी सर हो रहा है बोलो इस्तेमाल। भाई। यस सर। 1 2 3 4 5 6 पे हो रहा है, ठीक है जी। यस तो सर। स्केल आपको बेटा वहीं पर बैठ कर देखना पड़ेगा और आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके ग्राफ में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रही हो। आप ज्यादा बेहतर होता है कि आप ये बॉक्सेस वाले उस पर जाएं, लेकिन कभी पूरा नहीं आ रहा होगा तो फिर आपको करना पड़ेगा कुछ और भी। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 हमने यहां पर ले लिया। अब आ जाए वैल्यू प्लेस करते हैं। पहली वैल्यू क्या थी बेटा? फ्रेश की 5.9। तो 5.9 कहां बैठेगा बेटा? 5.9 कहां बनेगा बच्चे? तो अगर ये 5 है दैट इज 6, तो 5.9 वुड बी समवेयर हियर, यस और नो? Yes. यस सर ऐसा ही है। ठीक है। रीडिंग ऑफ दी वैल्यू तो आपने खुद ही करनी है बेटा, यहां पर मेरी स्क्रीन पे बनाना ज्यादा मुश्किल काम है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ये आपके पास पहला बार है, कोई शेडिंग वेडिंग नहीं करनी है। और बार के ऊपर जो लेंथ आएगी, अच्छा देखो 6 से नहीं मिलाना है, देयर शुड बी अ गैप इन बिटवीन, क्योंकि आपने 5.9 लिया है ना, तो 5.9 की जो लाइन है वो 6 से नीचे होगी, यस और नो? जी सर ऐसा ही है। इज दैट क्लियर? दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है 3.6। अब 3.6 कहां आ जाएगा बेटा? तो 3.6 आप देखें, 3.5 शुड बी इन बिटवीन, तो 3.6 अगर आप मेरी ग्राफ में देखें तो यहां कहीं पड़ेगा 3.6। तो आपने यहां से एक दूसरा बार बना दिया, ठीक है जी। इसी तरह आप आ जाए, अगला क्या है 2.5। तो 2.5 तो आसान होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में पड़ना चाहिए 2.5। तो 2.5 ले लेते हैं, that's 2, that should be 2.5 exactly। आइडिया सबको क्लियर हो रहा है बेटा, यस और नो? यस सर क्लियर हो रहा है। सर लामिया, एवरीबडी एल्स? यस बेटा। सर हम जो एक्सेस है वो पेंसिल यस से बेटा लेबल बोले। करेंगे या वो भी पेन से? बेटा ग्राफ का सारा काम पेंसिल से होगा। ओके सर। 3.6 है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 2.3 सही है। कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, वो पिछले वाला कह रही, 3.6 पिछले यहाँ आ वाला। जाएगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। असल में स्क्रीन पे जब आप देख रहे होते हैं ना बारीक बॉक्स, तो आंखों में अजीब सा कुछ होने लग जाता है। ठीक है जी। आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, आइडिया समझ आ जाता है। देखो ग्राफ में जो नंबर्स किस चीज से मिलते हैं बार चार्ट में, कि आपके एक्सेस प्रॉपर्ली लेबल हो, एक्सेस ड्रॉप प्रॉपर्ली हुए हो, आपके जो बार चार्ट है उनकी अपनी विड्थ बराबर चल रही हो और उनमें गैप्स बराबर हो, और बार शुड नॉट बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस ओरिजिन। इज दैट क्लियर? यस सर क्लियर। Yes. अच्छा, एक और बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आप बार चार्ट ड्रॉ करेंगे कोई शेडिंग वगैरह नहीं करेंगे। और सेकेंडली, आपकी लाइन शुड बी डार्क इनफ, आपकी लाइन शुड बी डार्क इनफ जो कि आपके ग्राफ पर अलग से विजिबल हो। ऐसा ना हो ग्राफ की लाइन में चुप जाए। अब आखिरी देख लें, 2.3 पे ड्रॉ कर लेते हैं, जान छुड़ाते हैं इसको भी। 2.3, यस। 2.2, 2.3 यहां इसके सेंटर कहीं भी तो बनेगा, उसके साथ तो आएगा 2 राइट वाले। कुछ इस तरह से। 2.6 और 2.3 में देखिए डिफरेंस कम है, ठीक है जी। क्लियर है बच्चे? यस सर क्लियर। यस सर। Yes. चल, तो ये 4 नंबर आपको सब मिलेंगे जब आप एक्सेस बनाएंगे, इसको लेबल करेंगे, बार की आपकी जो विड्थ है और उनके दरमियान जो गैप्स हैं वो सही होंगे। ठीक है। स्टेट विच बॉइल्ड कैरेट कंटेन द मोस्ट विटामिन सी। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें है? विच लिखा हुआ है, विच बॉइल्ड कैरेट, कौन से बॉइल्ड कैरेट में सबसे ज्यादा है बेटा? सर इन आप देखिए, फ्रेश। फ्रेश बॉइल्ड में ज्यादा है, फ्रेश इन बॉइल्ड, फ्रेश बॉइल्ड। चलो, स्टेट 2 कंक्लूजन दैट द स्टूडेंट कुड रीच आउट ऑफ दीज रिजल्ट। 2 कंक्लूजन जो आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है मेरे बच्चे। क्या नजर आ रहा है कि फ्रेश के अंदर जो विटामिन सी कंटेंट है वो ज्यादा है फ्रोजन से,
एंड सर बॉइल्ड के अंदर जो है वो कम है कंपेयर टू नॉन बॉइल्ड के, यस और नो? यस देखो फ्रेश और फ्रोजन का कंपैरिजन करो, आपको नजर आ जाएगा। फ्रेश में कंपैरिजन करो फ्रेश का फ्रोजन के साथ, ठीक है जी। और दूसरा अगर आप देखो तो फ्रेश बॉइल्ड का फ्रोजन बॉइल्ड के साथ, तो आपको नजर आ जाएगा। जी बेटा, अभी मैंने बताया कि ग्राफ का सारा लेबलिंग वगैरह सब पेंसिल से होगी, पीछे क्यों छूट जाते हो? अभी तो बताया मैंने इस बात को। तो आप कंक्लूजन 2 लिखने हैं। क्या कंक्लूजन नजर आ रहा है बेटा आपको? फ्रेश कैरेट्स हैव मोर विटामिन contain More more vitamin. vitamin C than frozen carrots. Boiled carrots have lesser vitamin C content than नॉन और या अनबॉइल्ड। क्या ये दोनों कंक्लूजन नजर आ रहे हैं हमें ग्राफ में, यस और नो? या टेबल में नजर आ रहे हैं बेटा? यस सर Do you all agree on that those two conclusions? चले नेक्स्ट। बेटा ये किसका माइक है? तीसरा बच्चा क्लास से बाहर जा रहा है। राबिया आदिल, राबिया आदिल, चलो राबिया आदिल की जाने की बारी आ गई। सर पार्ट चले आगे चलते हैं। सर अस्सलाम आपको नजर क्या आ रहा है नॉन कि बॉइल्ड वालेकुम अस्सलाम, बॉइल्ड कैरेट्स के अंदर जो विटामिन सी कंटेंट है वो कम है और फ्रेश कैरेट्स के अंदर फ्रोजन से ज्यादा है। आगे चलते हैं बेटा। ओके, अब देखो ये आ गया 6 नंबर का सवाल, इसकी हम बात कर रहे थे मेरे बच्चे। ये जो 6 मार्क का क्वेश्चन है ये है प्लानिंग का क्वेश्चन। कैरेट्स कैन बी, बहुत गौर से देखो, बहुत आसान सवाल होता है, खामा खामे डरते हैं बच्चे इससे। कैरेट्स कैन बी कुक्ड बाय हीटिंग देम इन एन ओवन और बाय बॉइलिंग देम इन वाटर। देखो 2 कंडीशंस दी हुई है। अब इसको ना प्रैक्टिकली इमेजिन करो, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। कैरेट्स को कुक किया जा सकता है बाय हीटिंग देम इन एन ओवन और बाय बॉइलिंग देम इन वाटर। आप हीट कर सकते हो ओवन में और बॉइल कर सकते हो वाटर में। You want to investigate the effect of these two cooking methods on vitamin C content of the two cooked carrots. अब आपने क्या इन्वेस्टिगेट करना है ये समझ लो। आपने ये 2 कंडीशंस का इफेक्ट स्टडी करना है विटामिन सी कंटेंट पर। तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वो ये वाले हो गए, और जो मेजर कर रहे होंगे आप क्या मेजर कर रहे होंगे? विटामिन सी कंटेंट। और देखो मेजर करने से पहले उसने आपको जो यहाँ पर पिक्चर दी उसने आपको समझा दिया कि देखो पहले हम बॉईल करने से पहले मेजर कर रहे थे और बॉईल करने के बाद मेजर कर रहे थे, तो यहां पर भी कुक करने से पहले मेजर करेंगे और कुक करने के बाद भी मेजर करेंगे, यस और नो? यस सर। यस सर इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है सबको क्लियर है? इफेक्ट ऑफ दीज टू कुकिंग मेथड्स, ठीक है जी। डिस्क्राइब हाउ वुड यू डू दिस इन्वेस्टिगेशन। there is a simple test that can be used to measure vitamin C content. You do not need to know this test. Refer to the vitamin C test in your answer. आपको यहां पर उसने क्लियर बता दिया कि विटामिन सी का टेस्ट हमने नहीं लिखना है, बल्कि जहां पर विटामिन सी को टेस्ट करने की बात है वहां पर हम रेफर करेंगे विटामिन सी टेस्ट कि परफॉर्म दी विटामिन सी टेस्ट। तो अब पहले मैं वर्बली समझाता हूं बेटा क्या करेंगे। अगर आप इमेजिन करें आपको ये करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे? कैरेट लोगे, 2 कैरेट्स लोगे जो सेम मास के होंगे, सेम प्लांट से आए होंगे, सेम साइज के होंगे, यस और नो? कैरेट्स सेम होने चाहिए ना, क्योंकि विटामिन से। फिर दोनों कैरेट्स का विटामिन सी कंटेंट निकाल लोगे बिफोर कुकिंग, यस और नो? Yes, जी sir. सर उसके बाद एक को ओवन में कुक करोगे, एक को बॉईल करोगे वाटर में सेम टेम्परेचर पर सेम टाइम के लिए। और जब सेम टेम्परेचर पर सेम टाइम के लिए बॉईल कर लोगे, कुक कर लोगे, उसके बाद आफ्टर कुकिंग दोबारा से उनका विटामिन सी कंटेंट निकालोगे और रिजल्ट को कंपेयर करोगे। दैट्स इट, 6 नंबर मिल गए। दोबारा सुनो भाई, प्रैक्टिकली आपको इन्वेस्टिगेट करना है तो मेरे बच्चे बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो कि आपने विटामिन सी का कंटेंट ऑब्जर्व करना है। तो आपने क्या किया? कैरेट्स को लिया। अच्छा जी महमूद, बहुत अच्छी बात की, मैं भी आपको बताता हूँ। कैरेट्स को लिया, बिल्कुल बिल्कुल महमूद आपकी बात को सेकंड करने लगा हूं। तो आप कैरेट 2 कंडीशन में कर रहे हो, तो बिल्कुल उसने जो मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आप मेजरमेंट करेंगे 3 to 5 सैंपल्स, तो आप 3 to 5 सैंपल्स ऑफ कैरेट लेंगे यहां पर, 3 to 5 सैंपल्स ऑफ कैरेट लेंगे यहां पर, जो इक्वल मासेस के होंगे, सेम प्लांट से आ रहे होंगे। वाई 3 to 5? क्योंकि 1 सैंपल पे हमारी रिजल्ट की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होगी। फिर आप इन सब का विटामिन सी कंटेंट, विटामिन सी टेस्ट करके निकालेंगे बिफोर कुकिंग। फिर इन 3 to 5 सैंपल्स को ओवन में कुक करेंगे, इनको बॉयल वाटर में बॉईल करेंगे इक्वल टाइम तक के लिए और इक्वल टेम्परेचर पर, और आफ्टर बॉइलिंग, आफ्टर कुकिंग दोबारा से इनका विटामिन सी कंटेंट फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? एंड अब कंपेयर कर लेंगे रिजल्ट्स को।
चले जी, अब आप लिख लेते हैं। ये मेथड सबको क्लियर है? अब इसी को लिखने जा रहा हूं बेटा। ठीक है सर। टेक 3 to, आप 3 लिख के चल रहे हैं, 3 to 5 बार बार नहीं लिखते। थ्री सैंपल्स ऑफ कैरेट्स फॉर ईच कंडीशन make sure all the carrots are of same mass, size and same plant. कैरेट ले लिए, कैरेट लेने के बाद क्या करेंगे बेटा? कैरेट लेने के बाद क्या कर रहे हैं? सर एक हीटिंग में विटामिन सी मेजर ना ना, पहले पहले क्या विटामिन सी कंटेंट नहीं निकालेंगे? जी से निकालेंगे। बोलो भाई। फाइंड विटामिन सी contents of these carrots before the experiment and note them. Now 3 carrots are put in an oven at a constant temperature for a specific amount of time, and 3 other carrots are put in boiling water at same temperature for same amount of time. सर इसमें हम थर्मामीटर की एडिशन कर सकते हैं फॉर बॉइलिंग प्रोसीजर, ताकि टेम्परेचर हम उतना ही अभी रखें कर रहा हूँ जितना बेटा, पहले मैं जाए मैं, जी जी वो अंडरस्टूड है, भी मैं लिखूंगा उसको। आफ्टर कुकिंग measure the vitamin C content in all the samples. ये तो हमारी एक्सपेरिमेंट की बेसिक हो गई। अब यहां पर आने के बाद जो है वो आप मल्टीपल जी थर्मोमीटर का जिक्र कर सकते हैं आप यहाँ पर। अच्छा, थर्मोमीटर हमें क्यों चाहिए ये भी समझ लीजिए। थर्मोमीटर हमें यहाँ पर जरूरी नहीं है, इसे मैंने दरमियान में जिक्र नहीं किया, क्योंकि जब आप ओवन में कुक करना है, जब आप टाइम एक स्पेसिफिक, क्योंकि जो आप ओवन है, ओवन भी टेम्परेचर आपको दिखाता है, और जब बॉईल आप वाटर में बॉईल कर रहे हैं, वाटर के लिए अगर आप थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर भी इसमें थर्मोमीटर लगा हुआ होता है पहले से। तो थर्मोमीटर सिर्फ वाटर के लिए पर्टिकुलरली चाहिए होगा कि आपको वाटर का टेम्परेचर भी उतना ही है जितना ओवन का है। ओवन में तो थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है ना, इसके थ्रू आप टेम्परेचर सेट करते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ Yes. आती है भाई? आपने कैरेट्स के जी सैंपल सर। लिए, डज दिस मेक सेंस कि आप क्या करने वाले हो? आपने 3, याद रखें एक चीज मैंने मिस की शुरू में, कि आपको मल्टीपल सैंपल्स लेने हो, तो 3 सैंपल कैरेट्स के आपने जनाब अली लिए फॉर कुकिंग इन ओवन, एंड 3 सैंपल आपने लिए फॉर कुकिंग इन जो है वो बॉइलिंग इन वाटर। और उसका पहले आपने विटामिन सी कंटेंट निकाला, बाद में निकाला, और फिर दोनों को कंपेयर किया। और अब आप अपना स्कोर करोगे। रिपीट द एक्सपेरिमेंट्स 2 to 3 times, take mean values for reliable results. Is that clear? That's it. सर हम पहले से 3 दफा जब Is that कैरेट्स clear ले रहे everybody? हैं तो फिर हम दोबारा क्यों करें? नहीं, पहले तो ना ना ना, मेरे बच्चे, बात मैंने आपको पढ़ाते ही बताई थी कि 3 का सैंपल साइज तो है ही है। 3-4 बातें जी आपको हमेशा याद रखनी है। ये तो 3 to 5 की जगह अगर मैं 50 सैंपल लूंगा तो मेरा रिजल्ट और बेहतर नहीं होगा। और अगर होगा मैं बेहतर 3 सैंपल पे भी दोबारा टेस्ट करूंगा तब भी मेरी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो 3 सैंपल कोई लार्ज सैंपल साइज थोड़ी होता है। तो याद रखें, रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के 2 बेसिक मेथड तो आपको मैंने उस दिन रटवाए थे कि आप सेम एक्सपेरिमेंट को अगर दोबारा रिपीट करेंगे आपकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी, और अगर आप सैंपल साइज बड़ा कर दें, 3 की जगह 30 कर लें, तब भी रिलायबिलिटी बढ़ेगी।
राइट सर, ठीक है। जी अली अली अहमद उस्मानी, यस बेटा। सर हमने 3 सैंपल रिलायबिलिटी के लिए। दोबारा जोर से बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ 3 सैंपल रिलायबिलिटी के लिए। तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आ रही, क्या बोल रहा है, किसी को समझ आ रहा है? सर मेरी सर आवाज अब आ रही है? विटामिन सी का कंटेंट कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो वो उसने कहा उसको तो आप रेफर टू विटामिन सी टेस्ट, बस दैट्स इट। तो आपके सिलेबस में नहीं है, कैसे निकालोगे? या तो मेथड लिखा हुआ था फिर आप यूज करते हैं ना उसको। यस खदीजा। ओके सर। सर कंट्रोल कैसे बताएंगे? लाइक क्या कैसे बताएंगे? कंट्रोल कंट्रोल कैसे बताएंगे? देखो इस पर्टिकुलर केस में तो इट्स जस्ट लाइक अ फूड टेस्ट, तो ये पहली बड़ा सिंपल है। ठीक है, अभी जो कंट्रोल वाले आएंगे ना जिसमें इफेक्ट स्टडी करना होगा, तो आप उसमें बताइए। हाँ इसमें अगर आप, क्योंकि मेरे पास मार्किंग स्कीम भी खुली हुई है, तो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, क्योंकि इस टेस्ट में जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन के जो प्रॉपर स्टेप्स हैं वो हर जगह अप्लाई नहीं होते, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं सिनेरियो पे। अगर कंट्रोल बताना होता, जो कि इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें तो आपको ऑलरेडी डेजिग्नेटेड बता दिया ना कि भाई विटामिन सी कंटेंट पर स्टडी करनी है, फला चीज का इफेक्ट उस पर क्या हो रहा है ये नहीं है। ठीक है। हाँ अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल बनाऊं तो मैं कहता कि एक अनकुक टेस्ट कर लेते हैं, तो अनकुक में पता चल जाता कि कुकिंग करने से फर्क पड़ रहा है। एक में अनकुक जो है ना वो कैरेट को टेस्ट करते हैं, उसका विटामिन सी कंटेंट टेस्ट करते हैं, तो वो उसका कंट्रोल हो जाता। फिर आप कहते हैं बाकी जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि जनाब अल्लाह भला करे, कुकिंग टेम्परेचर है, या वो जो हमने शुरू में जिक्र किया कि कैरेट की वैरायटी सेम हो, मास सेम हो, तो उससे हमने बाकी चीजों को भी स्टैंडर्डाइज कर लिया ना, जो कंट्रोल वेरिएबल्स हम कह रहे होते हैं। यस सर। ठीक है, चले बेटा, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बेटा। लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा, बस जल्दी से खत्म करेंगे मेरे बच्चे। द पोटैटो इज अ प्लांट, ओके, ये डायग्राम वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे। द पोटैटो इज अ प्लांट दैट कैन स्टोर, देखो हर पेपर में डायग्राम आएगी, हर पेपर में प्लानिंग आएगी। ठीक है जी। द पोटैटो इज अ प्लांट that is stored starch grains in its cells. Figure 3.1 shows some of these starch grains under as seen under microscope. तो बेटा यहाँ पर आपको ये starch grains नजर आ रहे हैं। All these are starch grains. ये plant cell है, root hair cell है। जिसने कहा, क्या कहा था? नहीं, the potato the plant that can starch grains in its cells. हाँ जी, potato plant के cells हैं और under the microscope में आपको ये starch grains नजर आ रहे हैं सारे, yes or no? यस सर, ऐसे। यस सर। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद उसने कुछ कहा हुआ भी, क्या कहा हुआ देखते हैं। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर लेबल डी, लेबल डी। अच्छा डी क्या है भाई, ये देख लो भाई, बड़ा आसान है। ये देखो ये प्लांट का सेल है, तो व्हाट इज डी, व्हाट इज दी डबल स्ट्रक्चर? जी बेटा बोलो। सर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं क्या चैट पे लिख दूं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब आप कहाँ, कौन से क्वेश्चन है, किस बारे में क्वेश्चन? मतलब टॉपिक से तो आउट है, मतलब मगर पढ़ाई से रिलेटेड है। नहीं तुम हुजैफा एएस वाले हुजैफा हो? तो और कौन? ये ओ लेवल की क्लास में क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट, ये ओ लेवल की क्लास है, मुझे लगा एएस की थी। अरे नहीं भाई, एएस की क्लासेस 7th के बाद होगी। ग्रुप यार, ग्रुप पे तुम हो एक्टिव हो, तुम देखते नहीं हो मैसेज। 7th के बाद होंगी, इनके पेपर 7th को है, आपके आगे है पेपर। ओ लेवल की क्लास चल रही है भाई, क्या कर रहे हो? ओह सही। ओ इतनी मोहब्बत हो गई है। चलो, सेल वॉल स्ट्रक्चर है, सबको समझ आता है बेटा? डी सेल वॉल। जी सर। चलो आगे, ड्रॉ स्टार्च ग्रेन लेबल्ड E, F and G as they appear in figure 3.1. Grain F should be at least 60 millimeter long. अब याद रखो, ये डायग्राम मैंने आपको बताया था कि डायग्राम कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। क्या कर रहा है आपको, देखो एग्जामिनर आपको कह रहा है कि जो EFG है, E कौन सा है भाई, ये रहा, ये आपका E है, ये आपका F है और ये आपका G है। इन स्टार्च ग्रेन्स को ड्रॉ करना है और आपका F 60 मिलीमीटर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी। तो मेरे बच्चे आप इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो 60 मिलीमीटर से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं, इसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या है, जितनी स्पेस गिवन है, अच्छा मैं चूंकि एक वक्त में दोनों को नहीं देख पा रहा, तो मैं इसे साइड में ड्रॉ कर देता हूँ। साइड में ड्रॉ करके अंदाजा, याद रखें डायग्राम की जो नंबरिंग है वो किस चीज पे होती है, अभी आपको याद दिलाते हैं। सबसे पहले तो करेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा और शेडिंग नहीं होगी। तो करेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया कि जिस प्रोपोर्शन में आपको जिस प्रोपोर्शन में आपको ये नजर आ रहा है, उस प्रोपोर्शन में आप बनाएंगे बड़ा करके। ठीक है, उसी ओरिएंटेशन में। और उसके बाद फिर आप इसमें ई और एफ जोड़ दीजिए। ई और एफ जोड़ते हुए आपने क्या ध्यान रखना है कि इसका साइज भी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है।
क्या समझते हो कि नहीं समझते हो? जितनी जगह अवेलेबल थी उस जगह के हिसाब से मैंने बनाया। नीचे मैं चूंकि ऊपर एक साथ में देख नहीं पा रहा था, बहुत इजी डायग्राम है। इसमें मेरे बच्चे कोई लेबलिंग नहीं, कोई इसमें शेडिंग नहीं करनी होती। प्रोपोर्शन ओरिएंटेशन ठीक होना चाहिए, ठीक है जी। अगर आपने इस डायग्राम में मार्क्स लूज किए तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं, क्योंकि सर एक सवाल डायग्राम, जी एक मिनट बेटा रुक जाए। ये डायग्राम आपको बनाने के लिए कहा गया था, आपने ये डायग्राम उठा के बना ली। एक मिनट रुक जाए, जरा इसको नीचे कॉपी करने की कोशिश करता हूं मैं। यहाँ, हाँ बेटा बोले। सर अगर मैं इन ई एफ और जी को अलग अलग बनाऊं, लाइक सेपरेट, मसला तो नहीं होगा? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा। आपने उसी तरीके से बनाना होता है। क्या हुआ? ओ बस आए और काम निकाल लीजिए बेटा। आप देखें यहाँ पर नंबरिंग किस चीज की मिलेगी आपको? 4 नंबर, 3 नंबर है ना आपको। एक तो बड़ी डायग्राम बनाने के नंबर मिलेंगे, सही ओरिएंटेशन, और फिर इन ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन यहाँ पर बने होने चाहिए, ठीक है। कनेक्शन के बगैर सही, थोड़ी होगा, ठीक है फिर सर। तो नंबर कट जाएंगे। अगर आपने इनको कनेक्ट नहीं किया नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपने इसका प्रोपोर्शन, यानी ये तो इतना बड़ा बना दिया, इसके साथ ये छोटे छोटे बना दिए, तब भी गलत हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ठीक बनाऊंगा है। उसी प्रोपोर्शन से, लेकिन डिस्कनेक्टेड कनेक्ट होंगे। करोगे हाँ बिल्कुल भाई, डायग्राम में नहीं नहीं हाँ, डिस्कनेक्ट क्यों ठीक होंगे? ठीक ये ठीक। नजर नहीं आ रहा डायग्राम में आपको? ये डायग्राम में नजर मैं आ रहा तो है ना? वैसे पूछ रहा था जी सर, यस। ठीक है इज सर, थैंक एवरीबॉडी यू। क्लियर? 3 नंबर आपको मुफ्त के मिल रहे हैं यहाँ पर, कोई मसला परेशानी तो नहीं किसी को भी? नो सर। चलो आगे चलो। क्लियर सर। ओके ओके, ऑन योर ड्राइंग, ऑन योर ड्राइंग। अच्छा देखो, इसने यहाँ पर हमें लेबल करने के लिए नहीं कहा था, ड्रॉ स्टार ग्रेन कहा था, लेबल्ड ई एफ जी, जो लेबल हुए हैं ई एफ जी। यहाँ पर हम अलग से डायग्राम में लेबलिंग करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर वो कहता है ड्रॉ लेबल डायग्राम, तो फिर आप करते, ठीक है। एचबी पेंसिल ही यूज करनी होती है जी। ऑन योर ड्राइंग ड्रॉ अ लाइन टू इंडिकेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ग्रेन एफ। अच्छा जी, अब मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जिसमें मैक्सिमम लेंथ, चूंकि मैंने इसको इस तरह बनाया तो यही मैक्सिमम लेंथ होगी, ठीक है जी। मैं मैक्सिमम लेंथ को शो करने के लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। मेजर दिस लेंथ एंड रिकॉर्ड इट, ठीक है। अब मैं स्केल रख के इसको रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है जी। स्केल रख के कैसे रिकॉर्ड करें? एक रफ वैल्यू लेनी पड़ेगी। स्केल रखने का कोई ऑप्शन होता है यहाँ पर? नहीं होता ना हमारे नहीं इस सर। पे कोई। तो सर आप आप क्या डाउनलोड करोगे? कर आप लो। समझ, डाउनलोड छोड़ो इसका। आप क्या करोगे बेटा? एक साइज ले लोगे। अब 60 मिलीमीटर से लॉन्ग आता है तो चलो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हमने ये बना लिया फॉर एग्जांपल। चलो मैंने स्केल रखा और एक स्केल रख के लेट्स से कि ये 7.2 सेंटीमीटर का आया। चले मैं आपको समझा देता हूं। नहीं बेटा 60 मिलीमीटर ही तो नहीं होनी चाहिए, आप गलत समझ रहे हो। उसने कहा ग्रेन हेड शुड बी एटलीस्ट 60 मिलीमीटर लॉन्ग, और मैं आपसे कहूंगा एटलीस्ट 60 पे मत जाना, तो एक आध सेंटीमीटर आगे पीछे कर दिया काम खराब हो जाएगा। अरे भाई भाई आप उसको बड़ा बनाओगे, एटलीस्ट का मतलब नहीं समझते। तो अब फॉर एग्जांपल ये 7.2 सेंटीमीटर है, तो अब 7.2 या तो वो मैग्निफिकेशन में क्या बताया था कि कैलकुलेशन मिलीमीटर में होती है कि सेंटीमीटर में होती है? बोलो मिलीमीटर। भाई, मिलीमीटर में होती है। तो आप इसको क्या करोगे? अगर 7.2 सेंटीमीटर आ रहा है तो उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 72 मिलीमीटर। यस और नो? यस सर। अज्यूम कर यस लिया सर। हमने कि 7, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, मेजर और रिकॉर्ड करें। अब ये जो आप रिकॉर्ड करके लिखोगे ना बेटा 72 मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो अब एग्जामिनर जब चेकिंग में आएगा ना, तो एग्जामिनर इस पे स्केल रख के चेक करेगा कि आपने 7.2 या 72 मिलीमीटर है या नहीं। तो इसलिए इस लाइन को सही से मेजर करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ग्रेन इज 0.03 मिलीमीटर, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। अब आसान है, क्या फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का? आई अपॉन ए। आपको ए। निकालनी है एक्चुअल लेंथ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू, सॉरी आपको निकालनी है मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। और नियरेस्ट होल नंबर में निकालनी है, नियरेस्ट होल नंबर में निकालनी है। अगर डेसिमल में निकालनी होगी लिखा हुआ होगा। तो अब क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन के लिए? आई की जगह क्या आ गया बेटा? 72, ए की जगह क्या आ गया? 0.03, और मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लो जल्दी से। यस बेटा, कितना आ रहा है आंसर? सर 2400। यस 2400 आ रहा है सर। 2400 आ रहा है? यस सर। 2400 आ रहा है। तो अब आप क्या लिखोगे मैग्निफिकेशन आंसर? देखो एक्स लिखा हुआ है पहले से, तो डायरेक्टली 2400। तो एक नंबर आपको इस वर्किंग का मिलेगा और एक नंबर सही आंसर लिखने का मिलेगा। एक्स लिखा हुआ है, वरना साथ में एक्स भी लिखना होता, ठीक है। मल्टीप्लाई है, टाइम्स। सर क्लियर है एवरीबॉडी? सर ये एक्स लिखना जरूरी होता है? अगर एक्स लिखे तो मार्क्स कट सकते हैं? अगर नहीं लिखा होता तो यस, अगर आप सिर्फ 2400 लिख के आ जाते तो गलत हो जाता, क्योंकि आप बताते हैं कि 2400 टाइम्स इमेज बड़ी है, तो एक्स लिखना लाजमी होता है जी। ठीक है सर। सर और ठीक है, अभी आपने ये अच्छा। 5090 का पास पेपर कराए, फिर वो जो आईजीसीएसई के पास पेपर थे वो आप कब कराएंगे फिर?
यार तुम नींद में तो अभी मैंने बायोलॉजी में भी करा दिया था पहले पेपर 2 के, तो वो मैं करा दूंगा मेरे भाई, आप अपना काम कर रहे हो भाई। डिस्क्राइब, वो तो और आसान होगा। डिस्क्राइब हाउ टू प्रिपेयर, ओए ओए ओए, ये देखो अभी आ गया। डिस्क्राइब हाउ टू प्रिपेयर स्लाइड ऑफ पोटैटो टिश्यू, स्लाइड ऑफ पोटैटो टिश्यू टू ऑब्जर्व स्टार्च ग्रेन एज क्लियरली एज पॉसिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जी मेरे बच्चे, क्या स्टेप्स होते हैं? अभी तो पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, यस सर। बताओ भाई क्या स्टेप्स होते हैं? grab the सर thin पहले slice वो स्पेसिमेन लेंगे हम, उससे स्कैलप ब्लेड से। Grab the potato slice using blade तो दूसरा क्या बताया या था आपने? scalpel. स्कैल्प। Put the specimen onto glass slide. Glass slide. Yes or no? यस सर। सर Stain, अब चूंकि यहाँ आयोडीन डालेंगे स्टार्च ना? का जिक्र हो रहा है, हाँ जी, अब यूजिंग फॉरसेप, ठीक है। अब चूंकि यहाँ स्टार्च का जिक्र हो रहा है तो स्टेन स्पेसिमेन यूजिंग iodine solution. Put the cover slip on the specimen. अब यहां उसने रिस्क नहीं पूछा, वरना अगर मैं लंबा लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इन सच अ वे दैट नो एयर बबल शुड बी इन बिटवीन, लेकिन वो अलग से पूछेगा तो लिखेंगे, वरना सीधे सीधे स्टेप पे जाएंगे। क्लीन the remains of stain using tissue paper. Observe the slide under microscope. Is everybody clear बच्चे? यस सर क्लियर। सबको क्लियर है सब? मुझे बता बेटा, ये पेपर कंप्लीट हो गया। क्लीन वाला भी एक्स्ट्रा है, अगर आप नहीं भी लिखे तब भी मिल जाएगा, लेकिन याद रखें, मैं हमेशा कहता हूं जब आपने एक आंसर रट लिया ना, तो कोशिश करें उस आंसर को ही जहन में रखें और उसे लिखें। स्पेस भी ज्यादा दी, इसे मैंने लिख दिया। नंबर 1। नंबर 2 बेटा, ये हमारा पहला ELT पेपर है जो हमने किया, और फुल मार्क के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अटेम्प्ट किया। एक अच्छा ऐसा पेपर था जिसमें आपको प्लानिंग भी नजर आई, जिसमें आपको फूड टेस्ट भी नजर आया, जिसमें आपको स्लाइड प्रिपरेशन भी नजर आई, मैग्निफिकेशन, ग्राफ, डायग्राम, बहुत ही अच्छा पेपर। हर तरह का क्वेश्चन इसमें मौजूद था, जिसे हमने 40 आउट ऑफ 40 के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अटेम्प्ट किया। अगर आप गौर से देखें 6:30 पे हमने स्टार्ट किया, अभी इस वक्त हो रहे 7:40, तो 1 घंटा इतनी बकवास और इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद भी हमें 1 घंटा 10 मिनट लगा। तो अगर आप 1 गो में कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तो ये पेपर यूजुअली आप आसानी से 50 मिनट्स के अंदर या 45 मिनट्स के अंदर कर लेते हैं। सही है जी? जी खदीजा बोले। यस सर।